हेलो हेलो हेलो। तो क्या हाल है सभी का। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और आज हम केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे और बहुत जल्दी ही ख़त्म कर लेंगे क्योंकि हम सब रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। बस हमें थ्योरी कंप्लीट करना है। और आप लोगों का लेक्चर लेट हो जा रहा है, मतलब वास्तव में बताऊँ मैं भी होता तो बहुत दुख होता, लेकिन मैं आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। लेकिन ये है कि आप लोगों को थोड़ा समय बहुत देना पड़ेगा और शायद आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन ये है कि पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दूंगा। समय कम था, 15 ही दिन छुट्टी ही दिवाली की मिली और 15 दिन में पूरा सिलेबस पढ़ाना थोड़ा टफ था। मैथ सबसे इम्पोर्टेंट, इसलिए मैथ पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। एक्चुअली लेक्चर अपलोड करने में बहुत समय लगता है, कम से कम 7-7 GB का बन जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो चलिए हम सीधे अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, ठीक है। मेटल नॉन मेटल चैप्टर है और ये बहुत जल्दी ही कवर कर लेंगे हम लोग, बहुत आसानी से। कंपैरिजन, सबसे पहले यहाँ पे मेटल हट गया, मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर का नाम, और कंपैरिजन देख लेते हैं, ठीक है। आप सबको ये सब पता होगा, लेकिन एक बार हम ये पूरा रिवाइज करा देते हैं, ठीक है। जो फिजिकल प्रॉपर्टी स्टेट देखेंगे, मेटल लगभग आप अपने चारों तरफ देखते हो क्या, मेटल आर सॉलिड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, जो नॉर्मल हीट टेम्परेचर होता है। एक्सेप्शन मरकरी क्या होता है लिक्विड में, हम पहले ही बता चुके हैं। नॉन मेटल एग्जिस्ट इन ऑल 3 स्टेट, सॉलिड में भी होता है, लिक्विड में होता है, गैस में भी होता है, ठीक है। अब ध्यान से देखो, सॉलिड में कौन सा होता है नॉन मेटल, जैसे कार्बन किस में होता है नॉन मेटल होने के बाद सॉलिड में। लिक्विड में कौन सा होता है, ब्रोमीन होता है। और सबसे ज़्यादा नॉन मेटल किस स्टेट में पाए जाते हैं, गैस में, जैसे O2 हो गया, Cl2 हो गया, Br2 हो गया, समझ लो सबसे ज़्यादा किस स्टेट में पाए जाते हैं, गैस में, ठीक। आगे देखते हैं लस्चर। लस्चर का मतलब क्या होता है, दे पोजे लस्चर और साइन। जैसे आपके पास मान लो आयरन है, जैसे ये आयरन है, आप इसको ऐसे घिस दोगे तो क्या होगा, ये साइन करने लगेगा, ठीक है। और जो नॉन मेटल होता है इनके पास कोई ऐसी प्रॉपर्टी नहीं होती, केवल किसको छोड़ दो, आयोडीन। जो आप नमक लेते हो, अगर नमक को ऐसे थोड़ा सा धूप में रखो या कहीं भी, तो देखो हल्का हल्का शाइनिंग करता है। वो शाइनिंग किस वजह से करता है, क्योंकि नमक में क्या पाया जाता है, आयोडीन। क्या पाया जाता है, आयोडीन। और ग्रेफाइट भी देखो पेंसिल में लिखी तो हल्का हल्का शाइनिंग करता है। तो देखो ये क्या है, नॉन मेटल साइन नहीं करते हैं, लेकिन आयोडीन और ग्रेफाइट नॉन मेटल होने के बावजूद भी क्या करते हैं, साइन करते हैं, ठीक है। मेलेबिलिटी एंड डक्टिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी, मेटल आर जनरली मेलेबल एंड डक्टाइल। देखो मेलेबल का मतलब होता है कि आपके पास, जैसे मान लो मेरे पास एक आयरन है या ये सोना है, इसको पीट पीट के बहुत पतला से ऐसे चादर बना सकते हैं। क्या कर सकते हैं, बहुत पतला सा चादर बना सकते हैं, ठीक है। और डक्टिलिटी क्या होता है, हम किसी भी मेटल को वायर के फॉर्म में जब कन्वर्ट कर देते हैं बहुत लंबा लंबा, तो उसे क्या बोलते हैं, डक्टाइल। तो मेटल से ही वायर बने होते हैं, जैसे कॉपर से बना होता है, मैग्नीशियम से बना होता है। और नॉन मेटल कैन नाइदर मेलेबल नॉट डक्टाइल। नॉन मेटल से आप उसको पीटेंगे ना तो टूट जाएगा, क्या होगा, टूट जाएगा। और डक्टाइल में उससे आप लंबा लंबा ऐसे खींच के तार की तरह के, मतलब लंबा कोई बहुत 2 मीटर 3 मीटर 10 मीटर की चीजें से खींच कर उससे नहीं बना सकते हैं, ठीक है। हार्डनेस, इसको देखते हैं। हार्डनेस, जाहिर सी बात है, मेटल आर जनरली हार्ड, एक्सेप्शन एल्कली मेटल। एल्कली मेटल जानते हो किसको बोलते हैं, ध्यान सुनो, मैं बताया था कि आपको याद होना चाहिए, जितने भी फर्स्ट ग्रुप के मेटल हैं, फर्स्ट ग्रुप के, हे लीना ना कर रब से फरियाद, वो सारे हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी एल्कली मेटल होते हैं सारे क्या होते हैं, वो हार्डनेस नहीं होते हैं। ध्यान सुनो, जैसे आप आयरन देख लो, कॉपर देख लो, गोल्ड देख लो, ये बहुत हार्ड होता है। लेकिन फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट जैसे सोडियम हो गया, आटा देखियो, आटा जितना ऐसे गूथा होता है, ऐसे सोडियम क्या होता है, थोड़ा सा उससे आटा से हार्ड होता है, लेकिन उसके ऐसे चाकू से काटोगे तो बहुत शार्प क्या होता है, कट जाता है, बहुत शार्प क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। नॉन मेटल पोजेज वेरी हार्ड, नॉन मेटल पोजेज बैरिंग हार्डनेस। जो नॉन मेटल में होता है, जो हार्डनेस होता है वो बैरी करता है, क्या करता है, बैरी करता है। बैरी करने का मतलब कि उसका हार्डनेस बदलता रहता है, ठीक है। क्या करता रहता है, बदलता रहता है। अब ध्यान से देखो कैसे, एक्सेप्शन, डायमंड इज द हार्डेस्ट। देखो सबसे पहले ये जो हार्डनेस प्रॉपर्टी है किसकी है, मेटल की है, किसकी है, मेटल की, नॉन मेटल का नहीं है। लेकिन नॉन मेटल में जो डायमंड आता है, कार्बन से बना होता है, वो इतना हार्ड है कि नॉन मेटल को भी क्या कर देता है, इन मेटल को भी क्या कर देता है, पीछे छोड़ देता है। क्या करता है, पीछे छोड़ देता है। डायमंड इज द हार्डेस्ट लिखा है, क्या लिखा है, हार्डेस्ट सबस्टांस नोन टू ऑकर इन द नेचर, ठीक है। नेचर में सबसे हार्ड, नॉन मेटल होने के बावजूद भी, ठीक है। और नॉन मेटल गैस में होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल गैस है तो हार्ड नहीं है, ठीक
ठीक है। डेंसिटी, दे हैव वेरी हाई डेंसिटी, मेटल के पास बहुत हाई डेंसिटी होता है, उसके पास बहुत लो डेंसिटी होता है। कंडक्टिविटी, आपको पता है कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ध्यान सुनना, ये हीट इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, एक्सेप्ट इसमें ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, एक्सेप्शन ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिसिटी, जो पेंसिल में लगा होता है, ठीक है, क्या है। चलो इधर देखो, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे यूजुअली हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, यूजुअली लो होता है, एक्सेप्शन बोरान कार्बन सिलिकॉन, बोरान कार्बन सिलिकॉन का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है, यही आपको याद रखना है, बोरान कार्बन सिलिकॉन, बोरान कार्बन सिलिकॉन, इसकी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। अब देखो ये पूरा रिएक्शन लिखा है, यहाँ से इतना जितना लिखा है क्या लिखा है, रिएक्शन, और ये पूरा रिएक्शन हम कंप्लीट कर चुके हैं। देखो क्या लिखा है, हमें मेटल और नॉन मेटल का क्या कराना, रिएक्शन कराना। एक बार मेटल का रिएक्शन एसिड के साथ, फिर मेटल का रिएक्शन नेचर ऑफ ऑक्साइड के साथ, फिर कम्बिनेशन विथ हाइड्रोजन, फिर कम्बिनेशन विथ हैलोजन, फिर कम्बिनेशन विथ इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर, फिर ऐसे नॉन मेटल का इसके साथ, फिर इसके साथ, फिर नॉन मेटल का इन सब के साथ, इसके साथ, इसके साथ। तो जो जो लिखा है उसको एक बार हम कर लेते हैं, ठीक है। एक पेज ऐड कर लेता हूँ और बस साइड में हम लोग कर लेते हैं, ठीक। चलो ध्यान से देखो, मेटल का सबसे पहले किसके रिएक्शन करना है, एक्शन विथ मिनरल एसिड। तो जब मेटल का एसिड के साथ मेटल जनरली रिएक्ट विद डाइल्यूट मिनरल एसिड लिबरेट हाइड्रोजन गैस। तो आप अपने मन से कोई मेटल लिखो, तो मैं मेटल लिख दिया जिंक, कोई एसिड ले लो H2SO4, इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो रिएक्शन क्या बनेगा, ZnSO4, सॉल्ट बनता हो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। ये तो हम पहले से पढ़ लें, जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनता हो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस, क्या बनता है, हाइड्रोजन। नॉन मेटल डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन ऑन रिएक्ट विद डाइल्यूट मिनरल एसिड, तो इसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है, उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक। अब आगे आओ देखते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, ये हो गया हमारा रिएक्शन। अब इधर देखो, मेटल का रिएक्शन कराना है नेचर ऑफ ऑक्साइड, किसके साथ कराना है, नेचर ऑफ ऑक्साइड के साथ, किसके साथ कराना है, नेचर ऑफ ऑक्साइड, एक मिनट, ठीक है, नेचर ऑफ ऑक्साइड। अब देखो आपको पता है जो मेटल होता है और जो नेचर ऑफ ऑक्साइड होता है, दी ऑक्साइड आयनिक इन नेचर। जैसे मान लो आप ले लिए सोडियम और सोडियम का रिएक्शन करा लो कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, तो ये क्या करेगा, सोडियम कैल्शियम को डिस्प्लेस कर देगा, तो यहाँ क्या बनेगा, Na2 प्लस कैल्शियम, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो दे फॉर्म ऑक्साइड फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, मेटल का रिएक्शन कराना, सॉरी, ऑक्सीजन के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, सॉरी ये नहीं होगा, मेटल का रिएक्शन किसके साथ कराना है, ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। तो देखो मेटल का रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होगा तो क्या बनता है, आप खुद अब लिख ही लेते हैं। मेटल लेना तो क्या लेंगे, सबसे पहले क्या लेंगे, लिथियम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, लिथियम, ठीक है। लिथियम के बाद क्या होता है, पोटेशियम, पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद क्या आता है, बैरियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज, फिर क्या आता है, जिंक आता है, क्या आता है, जिंक, ठीक है। तो चलो इसका रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, इसका भी रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ, सब ये आपको पता होना चाहिए। उसमें केवल देखो, मैं जितनी चीज आपको बता रहा हूँ फार्मूला बना दिया हूँ, उसी फार्मूला पे जो बोलता है वो करना है। जैसे यहाँ पे बोला था कि क्या करना है, मेटल का रिएक्शन कराना ऑक्सीजन को, सारे मेटल सारे ऑक्सीजन को लिख दे, नहीं बस इतना बता दिया, बोल दिया, हो गया। लिथियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 लगेगा, सेम इसमें भी K2 हो जाएगा, सेम यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, Na2 वो हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बैरियम ऑक्साइड बनेगा, यहाँ पर कैल्शियम ऑक्साइड। और सारे कौन से रिएक्शन है, कम्बिनेशन रिएक्शन है, कौन सी रिएक्शन है, कम्बिनेशन रिएक्शन है, समझ में आया। यहाँ पे क्या होगा, MnO हो जाएगा, इसका कई बैलेंस होता है, यहाँ पे क्या होता है, जिंक ऑक्साइड हो जाएगा, समझ में आया। तो ये देखो पूरा, अभी बताओ किसको नहीं पता कि ये रिएक्शन हम नहीं पढ़ चुके, ये रिएक्शन हम पहले ही पढ़ा दिए हैं। ये सारा कौन सा रिएक्शन है, कम्बिनेशन रिएक्शन है। और ध्यान से देखो, जब ये जितने भी मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, किसके साथ ऑक्सीजन, तो कुछ अमाउंट में हीट निकलता है, मतलब ज्यादा अमाउंट में नहीं निकलता क्योंकि नुकसान हो, बहुत हल्का फुल्का निकलता है। तो सारे एक्जोथर्मिक रिएक्शन, तो ये पूरा कम्बिनेशन रिएक्शन, एक्जोथर्मिक रिएक्शन। और कौन सा रिएक्शन है, देखो मेटल के साथ ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है, तो ये सारे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सोचो आपको कितना रिएक्शन होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन याद हो गया यहीं से, एक्जोथर्मिक रिएक्शन याद हो गया, कम्बिनेशन रिएक्शन याद होगा। बताओ आपके अगर टॉपिक में आ जाए कम्बिनेशन रिएक्शन लिखो, पूरा भर भर के चले जाओ, एक्जोथर्मिक का है ये लिख के चले जाओ, ऑक्सीडेशन रिएक्शन का आया तो ये भी लिख के चले जाओ, तो इतना सारा रिएक्शन आपके पास क्या होगा, हो जाएगा, ठीक, ओके भाई, ओके ये हो गया। अब देखो ऑक्साइड, नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ करता है रिएक्शन तो क्या बनता है, इसको देखेंगे।
हमें नॉन मेटल का रिएक्शन कराना है। हमारे पास नॉन मेटल क्या होता है, हमारे पास नॉन मेटल हाइड्रोजन होता है, नाइट्रोजन होता है, सल्फर होता है, ये सब क्या है नॉन मेटल। इनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे क्या बनेगा, अगर इनका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो क्या हो जाएगा H2 हो जाएगा। नाइट्रोजन कराओगे तो क्या बनेगा, नाइट्रोजन का बहुत सारा बनता है, NO बनता है, NO2 बनता है, NO2 बनता है, मतलब बहुत सारा हो जाता है। इसका भी बनता है, SO2 बन जाएगा, SO3 बन जाएगा। तो नॉन मेटल का जब रिएक्शन होता है ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड बनता है। और जब मेटल का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन बनता है तो क्या बनता है, मेटल का ऑक्साइड बनता है। जाहिर सी बात है, ठीक है, सिंपल, ठीक, कोई ये टफ नहीं था। यहाँ पे पढ़ ली, देखो ये सब लिखा है Na2, ये P2, समझ में आया, ये पूरा नॉन मेटल का ऑक्साइड। ठीक है, अब इसको देखते हैं। जब मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा, सिंपल सा है, मेटल हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा। देखो ये केवल ना लिखने के लिए बातें हैं, ये जितना यहाँ पे लिखा है केवल सब लिखने के लिए बातें हैं, सब इजी हैं। आपको जो कह दिया वो सिंपल लिखो। क्या कह रहा है कि आपको मेटल का रिएक्शन कराना हाइड्रोजन का, सिंपल, चलो आओ मेरे साथ। ठीक है, यहाँ पे नहीं आना है, वहीं बैठना है। तो मेटल लिख लो, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, किसके साथ रिएक्शन कराना है, हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन को H2 के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि ये गैस के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 2 के फॉर्म में ही। और जो जिसकी वैलेंसी सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, यहाँ क्या हो जाएगा, CaH2 हो जाएगा। देखो यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 लगेगा, क्यों, हाँ नहीं, ठीक है, यहाँ पे क्यों नहीं 2 लगा, इसकी वैलेंसी 2 थी, इस कैल्शियम की तो 2 लग गया। मैग्नीशियम की वैलेंसी तो क्या हो जाएगा, MgH2। तो देखो ये भी कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और ये कौन सा रिएक्शन, रिडक्शन, क्योंकि हाइड्रोजन जाके ऐड हुआ है। तो सेम यही कॉन्सेप्ट बनेगा, लिथियम हाइड्राइड, ये हाइड्राइड, ये देखो कैल्शियम हाइड्राइड। तो केवल फार्मूला बना दिया, आपको करना है। और नॉन मेटल के साथ रिएक्शन होगा तो ये बताया हूँ, जैसे नॉन मेटल कौन कौन से हैं, जो नॉन मेटल जानते हो। चलो, तो हाइड्रोजन के साथ करना तो फ्लोरीन को ले लो, क्लोरीन को ले लो, ब्रोमीन को ले लो, आयोडीन को ले लो, ऑक्सीजन भी नॉन मेटल हो गया, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल हो गया, समझ में। अब हाइड्रोजन का रिएक्शन कराओ सबके साथ, ठीक है, नॉन मेटल का रिएक्शन कराना है हाइड्रोजन के साथ, तो ले लो, नॉन मेटल का रिएक्शन हो गया हाइड्रोजन का साथ हमारा, आराम से क्या हो जाएगा, दोनों HF हो जाएगा। ठीक है, जिसकी वैलेंसी प्लस लेते हैं उसको आगे लेते हैं। मैं बताया था हाइड्रोजन जब नॉन मेटल से रिएक्ट करता है तो उसकी वैलेंसी प्लस लेते हैं, जब प्लस लेते हैं तो इसको आगे लिखेंगे, बस 2 जगह पीछे लगाते हैं, आपको पता है, एथो ऑक्साइड और एसीटेट में। यहाँ क्या हो जाएगा, HCl हो जाएगा, यहाँ HBr। अब बताओ ये एसिड बनाने में ये हम बता देते कि एसिड कैसे बनता है, यहाँ पर क्या देख रहे हो, ये तो वाटर बनेगा, इससे क्या बनेगा, ध्यान सुनो, इस केस में N आगे लग जाता है, ये ऐसे भी लिख सकते हैं H3N। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, इसकी वैलेंसी कितनी होती है, +1, इसका -1, तो हो जाए। देखो ये अमोनिया है, क्या है, अमोनिया। और जब अमोनिया बनता है इस प्रोसेस तो इसको बोलते हैं हैबर प्रोसेस, याद कर लेना। क्या बोलते हैं, हैबर प्रोसेस। क्या बोलते हैं, हैबर प्रोसेस। क्या बोलते हैं, हैबर प्रोसेस। इसको आप लोगों को बहुत अच्छे से क्या करना है, याद कर लेना, बहुत बढ़िया से उसको आप लोगों को क्या करना है, याद कर लेना। उसको क्या बोलते हैं, हैबर प्रोसेस। समझ में आया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इतना आप लोगों को आया कि नहीं समझ में, इतना आप लोगों को आ गया होगा तो अच्छी बात। अब ध्यान से देखो, ये भी हम कंप्लीट कर लिए, ये भी हम कंप्लीट कर लिए। आगे देखें, कॉम्बिनेशन विथ हैलोजन, किसका, नॉन मेटल का। हैलोजन ग्रुप क्या होता है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमोआइडो, क्या होता है, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमोआइडो। तो आओ उसको देख लेना है। और किसका, मेटल के साथ, तो सोडियम का एक बार क्लोरीन के साथ रिएक्शन क्या बनेगा, NaCl बनेगा। ठीक है, सोडियम का किसके साथ रिएक्शन कराओगे, F2 के साथ, तो क्या बनेगा, NaF बनेगा। सोडियम क्लोराइड, सोडियम फ्लोराइड, ऐसे सोडियम क्या बनेगा, सोडियम ब्रोमाइड बनेगा, ऐसे सोडियम आयोडाइड बनेगा। सेम पोटेशियम का कराओगे, ठीक है। तो हैलोजन ग्रुप के साथ हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और ये भी कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन। समझ में आया, आगे देखते हैं, ठीक है। अब इसी का हैलोजन का साथ इसका कराओगे नॉन मेटल का, तो PCl5 बनता है, PCl3 बनता है। ये याद करना कैसे बनता है, मैं बता रहा हूँ। देखो ध्यान से, ये सब मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ये सब बताया था ना कि आप लोगों को ज्यादा कुछ मेहनत नहीं करना पड़ेगा, बस आपको हमारे साथ क्या करना पड़ेगा, पढ़ना रहेगा। जैसे हैलोजन ग्रुप का कराना रिएक्शन नॉन मेटल के साथ, तो एक हमारा जो फास्फोरस होता है, जब इसको फास्फोरस P4 को क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराते हैं, 2 रिएक्शन देता है। एक PCl3 बनता है, क्या बनता है, PCl5 बनता है। तो इस केस में ये जो देखो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, -1, और इसका भी कितना वैलेंसी होता है, 3 होता है। आप जब इसके साथ रिएक्शन करें तो ये 3 यहाँ पे लग जाता है, ये प्लस यहाँ पे लग जाता है। और एक बार फास्फोरस की वैलेंसी +5 ले लेते हैं, क्या लेते हैं, 5, तो ये PCl5 और PCl3 बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये लिखा है।
आगे देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल बिहेवियर। मेटल, जो मेटल होते हैं मतलब क्या होता है, मेटल आर इलेक्ट्रो पॉजिटिव, पहले बताया था जो मेटल होते हैं उनकी वैलेंसी पॉजिटिव होती है। दे फॉर्म कैटायन सॉल्यूशन एंड डिपोजिट ऑन द कैथोड। कैथोड पर क्यों जाते हैं, क्योंकि मेटल की वैलेंसी पॉजिटिव होती है और कैथोड क्या होता है, निगेटिव होता है। तो अगर निगेटिव होता है तो मेटल किसकी तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा। व्हेन इलेक्ट्रिक इज पास थ्रू देयर सॉल्यूशन, जब उसमें इलेक्ट्रोड मिलाते हैं, जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के केस में बताया था कि हाइड्रोजन किधर जाता है, सेम इसका भी, ठीक है। आगे ये पढ़ेंगे भी अभी और कंसंट्रेशन में। इधर देखो नॉन मेटल निगेटिव होता है, जो इसमें अब कैथोड की तरफ जाता है तो किधर जाता है, सॉल्यूशन में एनोड की तरफ जाता है, इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, बाकी सब सेम है। तो इसको हम कंप्लीट कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं। देखो इस चैप्टर में, यहाँ सुनो, इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यही हमारा है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इनरिच और, क्या है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इनरिच और, यही सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें है, ठीक है। इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारा यही है, तो इसको ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले इसको पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। जितने भी रिएक्टिविटी सीरीज हैं काशीनाथ बाबा का माली, वो आपको पूरा रिएक्टिविटी सीरीज याद होना चाहिए। आपको मैं बता दूं उसमें से, जैसे लिथियम पहले सा काशीनाथ बाबा का माली, आलू, मैगी को जरा, ठीक है। तो यहाँ से तो जो यहाँ तक आता था इसको बोलते थे हाई रिएक्टिव मेटल। क्या बोलते थे, हाई रिएक्टिव मेटल। एल्युमिनियम से लेके जो हाइड्रोजन तक आता था तो उसे बोलते हैं मॉडरेट, और जो हाइड्रोजन से नीचे आता तो उसे बोलते हैं लो रिएक्टिव मेटल। तो जो ये ध्यान सुनो, ये एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम द इनरिच और क्या होता है, जैसे जो हमारे पास लोहा या सोना मिलता है या जिंक मिलता है, सोडियम मिलता है या बहुत सारी चीज़ें जो मिलती हैं, तो ये हमें ऐसे एकदम प्योर फॉर्म में नहीं मिलता है। ये हमें अर्थ क्रस्ट में ऐसे, मतलब वो बहुत सारी चीज़ों से रिएक्शन करके पड़ा होता है। तो जो मान लो हमें अगर प्योर सोडियम चाहिए तो ऑक्सीजन से रिएक्ट किया होगा, बहुत सारी चीज़ों से रिएक्ट किया रहता है। जैसे रॉक सॉल्ट, पहाड़ों पर जो रॉक सॉल्ट होता है ऐसे, तो वो NaCl के फॉर्म में होता है। अगर यहाँ से मैं NaCl निकाला, प्योर चाहिए तो क्लोरीन को हटाना पड़ेगा। ऐसे जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं इनको जब हम क्या एक्सट्रैक्शन करते हैं, मतलब जब इनको हम प्राप्त करना चाहते हैं तो इनका अलग तरीका है। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल का अलग तरीका है, लो रिएक्टिव मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का अलग तरीका है। तो तीनों मेटल को एक्सट्रैक्ट करने का अलग अलग तरीका है, तो वही हम अलग अलग तरीका इसमें क्या करते हैं, पढ़ते हैं। क्या करते हैं, पढ़ते हैं। समझ में आया? देखो ध्यान से, सबसे पहले हम किसको पढ़ते हैं, मेटल लेइंग लो रिएक्टिविटी सीरीज। सबसे पहले वो मेटल जो लो रिएक्टिविटी सीरीज में आते हैं उनको कैसे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। फिर मेटल लेइंग मिडिल एक्टिविटी सीरीज, इसको पढ़ते हैं। उसके बाद क्या है, मेटल लेइंग इन हाई अप इन एक्टिविटी सीरीज। देखो पोटेशियम, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम तक भी इसमें जाता है, ठीक है। बाकी जो उससे नीचे आते हैं वो मिडिल रिएक्टिव में आते हैं। कार्बन से जो, अरे सॉरी, हाइड्रोजन से जो नीचे आते हैं, देखो कौन है आगे आओ, यहाँ पे प्लेटिनम लिख दिया है, ठीक है। कौन है आगे आओ, तो ये हाइड्रोजन से नीचे आता है, कौन है आगे आओ, तो इसमें आते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे मेटल लेइंग लो रिएक्टिविटी एक्टिविटी, उसको कैसे करते हैं, क्या करते हैं, एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्शन मतलब साफ सफाई, शुद्धिकरण, और जिस मेटल को हम चाह रहे हैं कि हमें मिले, ठीक है। अब ध्यान से सुनना यहाँ से एक बात और, कॉपर मैं बताया था आपको जब ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग एजेंट बता रहा था, तो मैं उसमें आप लोगों को बताया था कि कार्बन जो है, कार्बन क्या है, रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है। कौन सा एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट, कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या कर देता है, रिड्यूस कर देता है। और किसको रिड्यूस करता है, आप ध्यान से देखो कैसे कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है। ध्यान सुनो, मैं आप लोगों को बताया था, अब उसको लिखना ही पड़ेगा हमें। काशीनाथ बाबा का माली आलू मैगी को जरा फीका पकाता है, कौन हो आगे आओ। समझ में? देखो कार्बन की रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, ज्यादा है, तो इसका मतलब कार्बन इसको हटा सकता है, कार्बन इसको भी हटा सकता है, कार्बन इसको भी डिस्प्लेस कर सकता है, कार्बन इसको भी डिस्प्लेस कर सकता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कार्बन इन सबको क्या कर सकता है, डिस्प्लेस करता है। इसका मतलब अब ध्यान से देखो, मेटल अभी पढ़ो, फाउंड इन नेटिव स्टेट आर इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड। सबसे पहला क्वेश्चन, जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं जब वो पाए जाते हैं तो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, सल्फाइड के फॉर्म में जाते हैं। उनका और किस फॉर्म में पाया जाता है, सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है, ठीक। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है, बस जो देखो आप सभी सब पढ़े होंगे मुझे पता है, लेकिन ध्यान सुनो क्या क्या चीजें छूट जाती है। पहला क्वेश्चन, जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं, जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं
जो उनका और पाया जाता है, मतलब वो किस फॉर्म में पाए जाते हैं, फिर हम उसको साफ सफाई करते हैं। उनका और लो रिएक्टिव मेटल का पाया जाता है इन दी फॉर्म ऑफ सल्फाइड। किसके फॉर्म में पाया जाता है? सल्फाइड के। तो इसका मतलब ऐसे सल्फाइड के फॉर्म में तो कॉपर का भी सल्फाइड होगा, ठीक है, Hg का भी क्या होगा? सल्फाइड होगा, Ag2S का सल्फाइड होगा, ऐसे मरकरी का भी सल्फाइड हो गया, ऐसे प्लेटिनम का भी होता है, और गोल्ड का रिएक्शन किसी से नहीं होता है, ठीक है, नॉर्मली। तो अगर पाया भी जाएगा तो बहुत रेयर केस में, तो इन सब का सल्फाइड होता है। ध्यान सुनना, पहला क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा लो रिएक्टिव मेटल का और किस फॉर्म में पाया जाता है? सल्फाइड के फॉर्म में। आज जो सल्फाइड के फॉर्म में और पाए जाते हैं, इनको जिस प्रोसेस से, जिस मेथड से हम क्या करते हैं, साफ सफाई करते हैं, उस प्रोसेस का क्या नाम है? उस प्रोसेस का नाम है रोस्टिंग। तो रोस्टिंग प्रोसेस से किस ओर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है? रोस्टिंग प्रोसेस से किस ओर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है? रोस्टिंग प्रोसेस से सल्फाइड को ओर को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। और मेनली सल्फाइड के ओर जो है कि नॉन मेटल के होते हैं, अरे सॉरी, लो रिएक्टिव मेटल के होते हैं। किसके होते हैं? लो रिएक्टिव मेटल के। याद रख, लो रिएक्टिव मेटल के ही केवल होते हैं ये नहीं, लेकिन जो लो रिएक्टिव मेटल के ओर होते हैं सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? और जो सल्फाइड के फॉर्म में और पाए जाते हैं उनको रोस्टिंग प्रोसेस से सॉल्व करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, और जो लो रिएक्टिव मेटल के सल्फाइड होते हैं, जो उनको रोस्टिंग प्रोसेस से क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो सबसे पहले मान लो ऐसे लिखा है मरकरी सल्फाइड हो गया, तो इसको, ये मरकरी सल्फाइड हो गया, जब इसको हीट करते हैं तो इसको इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करते हैं, और बहुत एक्सेस ऑक्सीजन रहता है। एयर मतलब, एयर का मतलब होता है ऑक्सीजन। क्या होता है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्यों करते हैं, मैं इसको रीजन बताऊंगा। पहला 3 क्वेश्चन याद करो। जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं उनके और किस फॉर्म में पाए जाते हैं? सल्फाइड के फॉर्म में। और जो सल्फाइड के फॉर्म में और पाए जाते हैं उनको रोस्टिंग प्रोसेस से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। और दूसरा, जो सल्फाइड के ओर होते हैं इनमें हम ऑक्सीजन को ऐड करते हैं। क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन नहीं पाया जाता। ऐसे ट्रिक याद कर लो, इसमें कोई ऑक्सीजन नहीं तो ऑक्सीजन को ऐड करेंगे। समझ में? अब ध्यान से देखो, जब इनको ऑक्सीजन से क्या करते हो? रिएक्ट कराते हो। यहाँ पे देखो क्वेश्चन, मैं अभी इसको थोड़ा और डीप समझाऊंगा, लेकिन सब देख लो। ये सब समझ में आ गया ऊपर का ना? अब ध्यान से इधर देखो, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये है सल्फाइड, तो लो रिएक्टिव मेटल का और किस फॉर्म पे पाया? सल्फाइड का, पहला क्वेश्चन। और दूसरा, इसको किस प्रोसेस से सॉल्व करते हैं? मतलब एक्सट्रैक्ट करते हैं रोस्टिंग प्रोसेस से। और जो सल्फाइड के और होते हैं उसमें हमें ऑक्सीजन को जोड़ना मस्ट रहता है, मतलब ऑक्सीजन को मिलाते हैं, फिर जाके क्या करते हैं? हीट करते हैं। ऑक्सीजन बहुत ज्यादा मात्रा में होता है। क्या होता है? बहुत ज्यादा मात्रा में। जब ऑक्सीजन को इससे रिएक्ट करेंगे तो आप देखो ये ऑक्सीजन इसको क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। क्या करेगा? डिस्प्लेस कर देगा। और ध्यान से जाके देखना, मैं रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल भी बताया था। उस रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल में ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी सल्फर से क्या होती है? ज्यादा होती है। तो जो ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी सल्फर से ज्यादा होगी, ऐसे लिखा है HGS और प्लस ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा? इस सल्फर को डिस्प्लेस करेगा। क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल में बताया था, उस नॉन मेटल रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ नॉन मेटल में ऑक्सीजन की रिएक्टिविटी सल्फर से ज्यादा होती है। तो ये क्या होगा? यहाँ पे बनेगा HGO, और यहाँ पे सल्फर क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। तो सल्फर हमें ये क्या आ गया? हाइड्रोजन ऑक्साइड आ गया। अब ध्यान सुनो, जो नॉन मेटल होते हैं फिर इसको फर्दर हम क्या कर देंगे? हीट कर देंगे। क्या कर देंगे? फर्दर हम क्या करेंगे? हीट कर देंगे, जो हमें मेटल ऑक्साइड मिलेगा। और जब फर्दर हीट कर देंगे तो हमारे पास केवल मरकरी बचेगा, और यहाँ से ऑक्सीजन निकल जाएगा। तो हमें मरकरी प्योर मेटल क्या हो गया? देखो रिफाइन हो गया। क्या हो गया? रिफाइन हो गया। अब ध्यान से चौथा क्वेश्चन देखो। चौथा क्वेश्चन, ये लो रिएक्टिव में मैं चारों क्वेश्चन बता रहा हूँ, इधर से देखो। लो रिएक्टिव में जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं, सबसे पहले जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं वो कौन कौन से मेटल हैं? कॉपर है, मरकरी है, ठीक है, और क्या है? Ag है। इतना मत समझ लो। तो सबसे पहले इनका जो और पाया जाता है किस फॉर्म में पाया जाता है? कॉपर सल्फाइड, ये क्या हो जाएगा? मरकरी सल्फाइड, और ये क्या हो जाएगा? Ag2S हो जाएगा। ठीक है, इतने हो गए। पहला क्वेश्चन ये समझ में आया ना? इतना लो रिएक्टिव मेटल। और जो इनके मेटल को जब हम रिफाइन करते हैं, क्या रिफाइन करते हैं? तो किस प्रोसेस से रिफाइन करते हैं? यहाँ से बताओ। रोस्टिंग प्रोसेस से। किस प्रोसेस से? रोस्टिंग प्रोसेस से। देखो ये पहला क्वेश्चन किसमें? सल्फाइड के फॉर्म में पाए जाते हैं, पहला क्वेश्चन हो गया। और दूसरा रोस्टिंग प्रोसेस से सॉल्व करते हैं। और तीसरा, इसको जब हीट करते हैं तो एक्सेस अमाउंट में क्या मिलाते हैं? हाइड्रोजन मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? ऑक्सीजन। सॉरी, क्या मिलाते हैं? ऑक्सीजन। तो ये क्या बनेगा? ये इसको डिस्प्लेस, ऑक्सीजन ये सल्फर को डिस्प्लेस करेगा। क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड। सेम में बताओ यहाँ क्या बनेगा? कॉपर ऑक्साइड बनेगा। यहाँ से सल्फर निकल जाएगा, यहाँ से भी ये बनेगा, सल्फर निकल जाएगा। और यहाँ से जरा बताओ सब लोग, यहाँ से बनेगा Ag2O प्लस, यहाँ से सल्फर क्या होगा? निकल जाएगा। इतना समझ में? आप ध्यान से देखो,
तीसरा प्रोसेस क्या हो गया, रोस्टिंग करते हैं। और तीसरा हो गया कि एक्सेस अमाउंट में क्या करते हैं, ऑक्सीजन ऐड करते हैं। ये जो ऑक्सीजन हमें, तीसरी बात। अब ऑक्सीजन क्यों ऐड करते हैं, क्योंकि इधर कोई ऑक्सीजन नहीं रहता है। चौथी बात, जो लो रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड होते हैं, लो रिएक्टिव मेटल, ये है लो, ये है रिएक्टिव मेटल, लो रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड होते हैं, तो जो इनका बॉन्ड होता है ऑक्सीजन से बहुत वीक होता है। क्या होता है, बहुत वीक होता है। लो रिएक्टिव मेटल जैसे मरकरी है ना, तो मरकरी ऐसे से ऑक्सीजन के बीच में क्या होता है, बॉन्ड होता है। क्या, तो ये जो बॉन्ड होता है इन दोनों के बीच बहुत वीक बॉन्ड होता है। क्या होता है, बहुत वीक बॉन्ड। और जैसे इस मतलब लो रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड को, जितने भी यहाँ लो रिएक्टिव मेटल ऑक्साइड है, कौन सा था, सबसे पहले देखो ऊपर लिखा है कॉपर, यहाँ पे क्या लिखा है, कॉपर लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, कॉपर, और यहाँ पे क्या लिखा है, कॉपर, मरकरी, ऑक्सीजन। तो जो कॉपर ऑक्साइड है और जो मरकरी ऑक्साइड है और जो सिल्वर ऑक्साइड है, इसको जैसे ही हीट करोगे तो इन मेटल के और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड क्या होता है, बहुत कमजोर। जैसे हीट करोगे तैसे कॉपर अलग हो जाएगा, मरकरी भी क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा, सिल्वर भी क्या अलग हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ से सब निकल जाएगा। चार बातें। सबसे पहले लो रिएक्टिव मेटल के और किस फॉर्म में पाए जाते हैं, सल्फाइड के फॉर्म में, पहला क्वेश्चन। और जितने भी सल्फाइड के फॉर्म में और पाए जाते हैं उनको जब रिफाइन करते हैं तो उस प्रोसेस का क्या नाम है, रोस्टिंग। क्या नाम है, रोस्टिंग। और दूसरा, जब रोस्टिंग प्रोसेस करते हैं तो उसको हीट करते हैं और लार्ज अमाउंट में क्या ऐड करना पड़ता है, ऑक्सीजन। क्या ऐड करना पड़ता है, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन क्या करेगा जरा बताओ, ये ऑक्सीजन इस सल्फर जो लगा है इसको डिस्प्लेस करेगा और सारे मेटल का क्या बन जाएगा, ऑक्साइड। और जितने भी लो रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड होते हैं उनके बीच का बॉन्ड क्या होता है, वीक बॉन्ड होता है। जैसे ही फिर उनको तुम क्या करोगे, दोबारा हीट करोगे, क्या करोगे, जैसे यहाँ कॉपर ऑक्साइड हो गया, मरकरी ऑक्साइड हो गया, अभी बताया था फिर बता दे रहा हूँ। जैसे ही तुम दोबारा इसको हीट करोगे तो इनके बीच का जो वीक बॉन्ड होता है ये अलग हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। समझ में आया, क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो हमें देखो यहाँ पे प्योर मेटल मिल गया। अब चारे बातों को मैं समराइज करते रहता हूँ। पहला क्या है, लो रिएक्टिव मेटल के और जो होते हैं किस फॉर्म में होते हैं, सल्फाइड। किस फॉर्म में होते हैं, सल्फाइड, पहला बात। दूसरा, जो लो रिएक्टिव सल्फाइड को होते हैं तो इस प्रोसेस को रोस्टिंग प्रोसेस से सॉल्व करते हैं जब रिफाइन करते हैं। तीसरा, हमें हीट प्लस एक्सेस ऑक्सीजन जोड़ना पड़ता है। देखो यही सब बातें ना कोई क्लियर कट नहीं बताता कि इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं तो हमें क्या याद रखना, कैसे याद रखना, ये बस आपको आना चाहिए। और हमें तो पता है कि जैसे सब लोग पढ़ते हैं नॉर्मली, हर जगह क्लास 10th है तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ा दिया जाता है ऊपर ऊपर, लेकिन एक्चुअली वहाँ से हमें क्या समरी लेके जाना वो नहीं पता होता। मैं समरी लिख दिया। चौथा पॉइंट क्या है कि जो कॉपर ऑक्साइड का बॉन्डिंग होता है ये बहुत क्या होता है, इन दोनों के बीच का वीक बॉन्ड होता है। और जैसे ही फर्दर हीट करोगे तो मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। मेटल प्लस ऑक्सीजन, बस इतना। ये केवल अभी किसके लिए था, लो रिएक्टिव मेटल के लिए था। कैसे एक्सट्रैक्शन करते हैं, कैसे उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, समझ में, साफ सफाई शुद्धिकरण कैसे करते हैं। चलो अब हम दूसरे का देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, मेटल लेइंग इन मिडिल ऑफ एक्टिविटी सीरीज। ये हो गया इतने। अब ध्यान से देखो, इन जो मिडिल में आता है, मॉडरेट आता है, इनके जो ओर होते हैं दो फॉर्म में पाए जाते हैं। जैसे अभी लो रिएक्टिव मेटल का ओर किस फॉर्म में पाया जाता है, सल्फाइड के फॉर्म में। इनके जो इनके मेटल का ओर पाया जाता है कार्बोनेट के फॉर्म में भी पाया जाता है और सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, सल्फाइड के फॉर्म में। अब ध्यान से देखो, इनके मेटल का कार्बोनेट हो गया, इनके मेटल का क्या हो गया, सल्फाइड। जैसे यहाँ से एक मेटल ले लिया जिंक, किसको पकड़ लिया था, जिंक। तो जिंक का कार्बोनेट बनाओगे तो कार्बोनेट, जिंक की वैलेंसी होती है 2, कार्बोनेट की वैलेंसी क्या होती है, इसका -2 इसका 2, तो 2 2 कट जाएगा, केवल क्या आ जाएगा, ZnCO3, जिंक कार्बोनेट। समझ में आया। और जिंक सल्फाइड, जिंक की वैलेंसी कितनी होती है, अभी बताया +2, सल्फर की वैलेंसी -2। जब इन दोनों को रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा, जिंक सल्फाइड। अब ध्यान से सुनो, अभी मैं आप लोगों को बता दूं, जो सल्फाइड के ओर होते हैं उसको किस प्रोसेस सॉल्व करते हैं, रोस्टिंग। किस प्रोसेस से, रोस्टिंग। तो यहाँ पे भी सल्फाइड का है और, तो इसको किस प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, रोस्टिंग। और जब रोस्टिंग प्रोसेस से सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देख लो, यहाँ पे प्लस क्या ऐड करते हैं, हीट प्लस एक्सेस मात्रा में क्या ऐड करते हैं, ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन इस सल्फर को डिस्प्लेस करेगा और क्या बन जाएगा, जिंक ऑक्साइड। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कार्बोनेट है, देखो इस ओर को हम तो देख लिए कैसे होता है। अब ध्यान से देखो इधर, इसको मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। मेरा लेक्चर स्पीड पे पढ़ सकते हो लेकिन पढ़ने की कोशिश मत करना, ठीक है, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा स्पीड में मैं खुद चलता हूँ, ठीक है। और पता है
जो सन की लाइट होती है वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड में चलता है, समझा। और मैं खुद तो सन हूँ, तो सोचो कितना स्पीड जा सकता हूँ। ऐसा कुछ है क्या? हाँ ऐसा ही है, इस केस में ऐसा ही है, ठीक है। बाकी इस केस में हमेशा नहीं होता। ध्यान से देखो, लो रिएक्टिव मेटल क्या है, एक जिंक का लेता हूँ, बाकी सबका ऐसे ही होगा। देखिए जो दिया है उसी को मैं ले लेता हूँ। जैसे जिंक कार्बोनेट, तो देखो ये मिडिल रिएक्टिव मेटल का कार्बोनेट के फॉर्म में भी और पाया जाता है। और एक हो गया जिंक सल्फाइड। क्या हो गया? जिंक सल्फाइड। अब देखो जिंक जो कार्बोनेट के फॉर्म में और पाया जाता है उसको किस प्रोसेस से सॉल्व करते हैं? यहाँ से देखो इसको किस प्रोसेस? कैल्सिनेशन। किस प्रोसेस से? कैल्सिनेशन, नाम ही है कैल्सिनेशन। और जो सल्फाइड के ओर में पाया जाता है उसको किस मेथड से? रोस्टिंग। किस मेथड से? रोस्टिंग। ये याद हो गया। तो ध्यान से, जो कार्बोनेट के फॉर्म में पाया जाता है, सबसे पहले कार्बोनेट जो और पाया जाता है वो किस मेटल के लिए है? किस मेटल के लिए है? मॉडरेट रिएक्टिव मेटल, मिडिल रिएक्टिव मेटल के लिए। और रोस्टिंग किस मेटल के लिए है? लो रिएक्टिव मेटल के लिए है और मिडिल के लिए भी है। क्या कैल्सिनेशन लो रिएक्टिव के लिए है? नहीं, केवल लो रिएक्टिव के लिए बिल्कुल नहीं। रोस्टिंग लो रिएक्टिव के लिए भी है और मिडिल रिएक्टिव के लिए। अब ध्यान से देखो, अब पहला ये हो गया कैल्सिनेशन। पहला मतलब ये हो गया कि जो मिडिल के कार्बोनेट, ये भी हो गया। पहला यहाँ से बात क्या, जो मिडिल के हैं उसमें कार्बोनेट के और सल्फाइड के दोनों होते हैं। और दूसरा बात, कार्बोनेट को कैल्सिनेशन, सल्फाइड का रोस्टिंग। और तीसरा बात, अब यहाँ पे आओ, ये दूसरी बात हो गई। इसके लिए दूसरी बात, और जब इसको हीट करते हैं तो इसमें ऑक्सीजन बहुत कम मात्रा में होता है। क्यों? क्योंकि ऐसे समझो यहाँ पे ऑलरेडी इसके साथ ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। और जब इसको हीट करते हैं तो यहाँ पे एक्सेस में क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। आपको यही याद रखना है। और जब इसको हीट करोगे तो मैं बताया था जितने भी मेटल कार्बोनेट होते हैं, ध्यान से देखो, आपको पता है जब कैल्शियम कार्बोनेट को थर्मल डिकम्पोजिशन पढ़े थे, फेरस सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और लेड नाइट्रेट, तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किए थे तो किसमें कन्वर्ट होता है? जो मेटल है उसका ऑक्साइड और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे समझो जब जिंक कार्बोनेट को हीट करोगे तो यहाँ कैल्शियम का ऑक्साइड बनाता, तो यहाँ क्या बनेगा? जिंक का ऑक्साइड बनेगा। यहाँ से क्या निकलेगा? ऑक्सीजन। क्या निकलेगा? ऑक्सीजन। और फिर जब एक्सेस से इससे रिएक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? जिंक ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? जिंक ऑक्साइड। अब ध्यान से समझो, ये हमारा जिंक ऑक्साइड यहाँ से दोनों के केस मिल गया। तो यहाँ पे कैसे जिंक ऑक्साइड बना था ये आप लोगों को समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे ये जिंक ऑक्साइड कैसे आया था ये समझ में आया कि नहीं? जब इसको हीट करते हैं तो यहाँ से क्या बनता है? जब जिंक कार्बोनेट को हीट करेंगे तो यहाँ से बनेगा जिंक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ये जिंक लिख दिया। और जब इसको सल्फाइड बोर्ड से रोस्टिंग करते हैं और प्लस हीट प्लस एक्सेस O2 से, तो यहाँ पे क्या बनता है? फिर यहाँ से ही बनता है जिंक ऑक्साइड। तो दोनों में जिंक ऑक्साइड बन गया। समझ में आया? एट लास्ट हमें लास्ट में क्या बना के लेके ना? मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड इस केस में, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन तो देखो लिखा लिमिटेड एयर यूज करते हैं, लेकिन जब सल्फाइड का होता था तो एक्सेस ऑक्सीजन यूज करते हैं। और हमें दोनों के केस में बनाना क्या है? मेटल का ऑक्साइड लेके आना। क्या लेके आना? मेटल का ऑक्साइड। अब देखो, अब यहाँ पे क्या करते हैं? रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड करते हैं, मतलब इस ऑक्साइड को रिड्यूस करते हैं। रिड्यूस के देखो, रिडक्शन का मतलब क्या होता है? वहां से ऑक्सीजन हट जाना। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन हट जाना। और रिडक्शन कौन कराता है? मैं आपको बताया था, एक रिड्यूसिंग एजेंट है कार्बन। क्या है? कार्बन। सिंपल कुछ नहीं, जितना आपको यहाँ मेटल बनेगा, जैसे आयरन का ऑक्साइड, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे आयरन था, जिंक था, तो यहाँ पे मैं आयरन का ऑक्साइड लूँ। जैसे मान लो यहाँ पे आयरन का कार्बोनेट पाया जाएगा, ध्यान से देखो, यहाँ पे आयरन का कार्बोनेट होगा, आयरन का सल्फाइड होगा, यहाँ लेड का कार्बोनेट होगा, लेड का सल्फाइड होगा, निकल का कार्बन, निकल का सल्फाइड, मैग्नीज का कार्बोनेट, मैग्नीज का सल्फाइड। समझ रहे हो? तो ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ। तो जब सबका सब मेटल का कैल्सिनेशन रोस्टिंग करोगे तो एट लास्ट क्या बनेगा? आयरन का ऑक्साइड बनेगा। सॉरी, इसे लिखते हैं, आयरन का ऑक्साइड बनेगा। ये पहला आयरन था ना, यहाँ पर देखो, पहले आयरन था, फिर जिंक था। समझ में आ रहा है कि नहीं? यहाँ पर पहले आयरन, जिंक, तो मैं सबका केवल क्या डायरेक्ट लिख रहा हूँ? ऑक्साइड लिख रहा हूँ। यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ? ऑक्साइड लिख रहा हूँ। तो देखो ये आयरन का ऑक्साइड हो गया, आयरन का, जिंक का ऑक्साइड हो गया, ऐसे लेड का ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मान लो मैग्नीज का भी ऑक्साइड हो जाएगा। इतने का बस देखते हैं। अब ये ऑक्सीजन हमें क्या करना है? यहाँ से बस हटाना है, और जैसे ही ऑक्सीजन इससे साथ हटेगा तैसे क्या हो जाएगा? अब तुम लोगों को लगेगा जैसे यहाँ पर ऑक्साइड बना था लो रिएक्टिव मेटल का, और इसको हीट कर दिए थे और यहाँ से मरकरी और ऑक्सीजन अलग हो गया था। तो लो रिएक्टिव मेटल की ये केवल प्रॉपर्टी है कि ऑक्सीजन के साथ वो क्या बनाता है? बिग बॉन्ड बनाता है। कौन सा बॉन्ड बनाता है? बिग बॉन्ड। लेकिन जो मिडिल रिएक्टिव मेटल के होते हैं ये ऑक्सीजन के साथ बिग बॉन्ड नहीं बनाते, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं। किसका किसका स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है? ठीक है, हमारा
बिल्कुल नहीं है। यही तुम लोगों के मन में क्वेश्चन रहा होगा। हमारा स्ट्रांग बॉन्ड है, मेरी फैमिली के साथ बहुत तगड़ा है। अब ध्यान से इधर सुनो, यहाँ पे आयरन, अब तुम लोगों को लगेगा इसको हीट कर दें तो क्या हीट कर देंगे तो ये निकल जाएगा आयरन और ऑक्सीजन? नहीं, हीट करेंगे नहीं, क्योंकि जो मिडिल रिएक्टिव और हाई रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड होते हैं वो आसानी से हीट करने पे अलग नहीं होते हैं, तो इनके लिए एक जुगाड़ करना पड़ता है। इनको सबसे पहले करीना को बुलाना पड़ता है, और करीना अपनी नज़र अंदाज में ऑक्सीजन को क्या करती है, बहका लेती है। और ऐसे समझो ऑक्सीजन का धोखेबाज नाम था, ध्यान सुनो, करीना। ये करीना है, और करीना को सब देख के मुंह हो जाते हैं। तो जब इन सारे मेटल का कार्बन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कार्बन क्या करेगा, ऑक्सीजन को रिड्यूस कर देगा, यहाँ से हटा देगा। और जब ऑक्सीजन यहाँ से हटेगा तो इसका मतलब ऑक्सीजन आयरन को क्या करेगा, छोड़ के चला जाएगा। इसीलिए ऑक्सीजन का क्या नाम है, धोखेबाज। तेरा नाम धोखा रख दूं, तू डॉट 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 डॉट, हमें नहीं पता है, ठीक है, ध्यान से दो। तो यहाँ से कार्बन निकल जाएगा और यहाँ से केवल क्या बनेगा, और बाकी सब में क्या निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे जिंक को भी जब कार्बन से रिएक्ट कराओगे तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा और यहाँ से जिंक बचेगा और फिर क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये देख लो कौन सा रिएक्शन है, रिडक्शन है। कौन सा रिएक्शन, सारे रिडक्शन। ऐसे कॉपर के कार्बन इसके साथ भी, तो यहाँ Pb बनेगा और क्या बनेगा, CO2। सेम इसके साथ यहाँ Mn निकल जाएगा और क्या निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग मतलब जो पहले से ऑक्सीडेशन हुआ हो उसको रिड्यूस करा दे। तो जहाँ से ऑक्सीजन जुड़ता है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, अगर वहाँ से ऑक्सीजन हटा तो क्या हो जाता है, रिडक्शन। तो यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, सब में से क्या हट गया, ऑक्सीजन। इसलिए कार्बन को क्या बोलते थे, रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोलते थे, रिड्यूसिंग एजेंट। समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन कराएंगे तो किसके द्वारा, कार्बन के द्वारा। लिख लो यहाँ पे, रिडक्शन बाय कार्बन या कोक, कोक मतलब कोयला, विथ CO, विथ एल्युमिनियम थर्माइट, ये भी होता है। तो फिर हमें जब इसको साथ करा देंगे तो जिंक का केवल क्या मिलेगा, जिंक रिफाइन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, बाकी ये नीचे थोड़ा सा पढ़ लेना। रिडक्शन बाय कार्बन आल्सो इज स्मेल्टिंग। जो रिडक्शन बाय, जब हम रिडक्शन करते हैं किसके द्वारा, कार्बन के द्वारा, तो उसे क्या बोलते हैं, क्या लिखा है, स्मेल्टिंग। क्या बोलते हैं, स्मेल्टिंग। ठीक, आगे बढ़ते हैं। मिडिल का भी पढ़ लिए, अब किसका पढ़ते हैं, हाई रिएक्टिविटी सीरीज का पढ़ते हैं कि उसको कैसे उसकी ओर को एक्सट्रैक्ट करते हैं। ध्यान से देखो, सबसे पहले क्या पढ़ना है, अब जैसे लो रिएक्टिव मेटल का और किस फॉर्म में पाया जाता है, सल्फाइड के फॉर्म में पाया जाता है। मिडिल रिएक्टिव मेटल का किस फॉर्म में, कार्बोनेट और सल्फाइड के फॉर्म में। कार्बोनेट को किस प्रोसेस से सॉल्व करते हैं, कैल्सिनेशन। आपको एक ट्रिक बता देता हूँ, याद कर लेना। जैसे कार्बोनेट है, कार्बोनेट, तो कार्बोनेट से ही ये होता है कैल्सी। देखो यहाँ पे C है तो कैल्सिनेशन, समझ में आया, कैल्सिनेशन मतलब यहाँ से ये वर्ड मैच करता है। तो कार्बोनेट को कैल्सिनेशन से, सल्फाइड को रोस्टिंग से। और जब सल्फाइड को और होता है तो एक्सेस हाइड्रोजन एक्सेस ऑक्सीजन ऐड करते हैं। और जब कार्बोनेट में होता है तो यहाँ पे ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है तो हमें कम ऑक्सीजन। ये कोई ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ कि अच्छा मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन है तो हम कम ऑक्सीजन देंगे, इसमें कोई कम ऑक्सीजन नहीं होता था। तो ऑक्सीजन हमें भर भर के क्या करना पड़ता था, देना पड़ता था। समझ में आया, बोलो हाँ या ना। ठीक, बहुत लोगों को लगता होगा कि भैया अगर 45 दिन पढ़ा दें, जो लोग नहीं पढ़े हो, तो कितना मज़ा आ जाए। ठीक है, मज़ा तो आ जाएगा, लेकिन जब होता तब तो कहाँ ऐसा हुआ। ठीक है, और मैं बताऊं, मैं लेक्चर इतना कोशिश करता हूं अपलोड करने में, इतना समय लगता है कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। 15 दिन का समय था, अगर ये 20-25 दिन होता तो थोड़ा और समय लेके और बेटर पढ़ाते। लेकिन मैं कैसे पढ़ा रहा हूँ ये ध्यान सुनो। मुझे लग रहा है कि आपको थ्योरी आता है, तो वो सब मैं नहीं बता रहा हूँ, मैं एग्जैक्ट टू द पॉइंट आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये मत समझना कि हम जो लोग कि बैच ले लिए बस ऐसे ऐसे हवा में पढ़, नहीं, ध्यान सुनो। जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आप लोगों को नहीं पता होगा, बहुत लोगों को। तो मैं वही बता रहा हूँ जो आप लोग नहीं पढ़ पाते स्कूल पर। बाकी अगर यही 45 दिन का क्रैश कोर्स होता, पढ़ने आते, तो वहाँ पे बेसिक से लेकर एकदम हाई लेवल तक लेके जाते। फिर भी मैं बेसिक से ही पढ़ाया हूँ। जो 5 लेक्चर पढ़ाया हूँ सब बेसिक, उसमें बेसिक से बताए, सब स्कूल पे बताए हैं, बिल्कुल नहीं। और जो लास्ट लेक्चर था शायद उसमें आवाज़ की क्या थी, प्रॉब्लम थी, तो थोड़ा उसको 2-3 बार देखना, समझ में जरूर आएगा। ऐसा नहीं है कि समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलो टाइम नहीं बर्बाद करते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, समझ में आया दीदी तुम्हें? हाँ, तुम जो इधर दाएं बाएं देख रही हो, हाँ इधर देखो, हमको देखो ना, हम पढ़ा रहे हैं तो हमसे देखो, और जो पढ़ा रहे हैं उसको देखो। इधर उधर क्या देख रही हो? चलो आगे, क्या कह रही हो? सुनाई नहीं दे रहा है, फिर से बोलो। अच्छा, भूख लगा है, अरे ठीक है, ये सब तो होता रहता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। समझे? यहाँ से देखो, मेटल लेइंग इन हाई ऑफ एक्टिविटी सीरीज। ठीक है, तो पोटेशियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम तो होता है। अब देखो पहला क्वेश्चन,
जो मेटल होता है किस मेटल का कौन सा और किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, तो लो रिएक्टिव मेटल सल्फाइड, मिडिल का सल्फाइड और कार्बोनेट में। हाई रिएक्टिव का किस में होता है, ऑक्सीजन में होता है। और हेलाइड का मतलब फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, ये सब पहले में बताया था। हाइड्रोजन ग्रुप, हेलाइड ग्रुप में 4 लोग आते हैं, राजकुमारी, फुलझड़ी, राजकुमारी, कल्लू, ब्रोमीन और आयोडीन। समझ में आया। अब देखो फाउंड एज ए ऑक्साइड हेलाइड हो गया, ये बात याद रखना है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लो रिएक्टिव मेटल का और सल्फाइड के फॉर्म में, मिडिल रिएक्टिव मेटल का और कार्बोनेट और सल्फाइड के फॉर्म में। कार्बोनेट को किस प्रोसेस से, कैल्सिनेशन में ऑक्सीजन कम यूज करते हैं लेकिन हीट करते हैं। रोस्टिंग, सल्फाइड का और किस प्रोसेस से, रोस्टिंग के प्रोसेस में हीट करते हैं, दबा के ऑक्सीजन जोड़ते हैं और दोनों को ऑक्साइड के फॉर्म में लेके आते हैं। यहाँ पर जब बन जाएगा ऑक्साइड, इनका ऑक्साइड दोबारा हीट करने पे अलग नहीं होता है, क्योंकि मिडिल रिएक्टिव मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं और मेटल होता है उनके बीच का बॉन्ड तगड़ा होता है। तो किसको बुलाया जाता है, करीना को। और करीना के चक्कर में सब क्या हो जाते हैं, जुदा हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, जुदा। देखो पहले जिंक का धोखेबाज के साथ कुछ कॉम्बिनेशन था, करीना आया, इसको लगा कि हमारा करीना के साथ कुछ कुछ होगा, लेकिन पता कुछ नहीं होगा। और यहाँ से ऑक्सीजन भी धोखे चला गई और करीना भी एकदम धोखेबाज की तरह चला गई। तो यहाँ पे जिंक केवल और करीना कार्बन सब इधर हो गया। लेकिन इसमें क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं डायरेक्ट, क्योंकि जो लो रिएक्टिव मेटल का ऑक्साइड होता है, जैसे इसको हीट करोगे तो ये अलग हो जाते हैं। अब इधर आ गए, ठीक है। अब देखो, हैव स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। एफिनिटी मतलब क्या होता है, चाहत, ठीक है। चाहत, किसकी चाहत, हाँ, अरे लखन, ठीक है, ध्यान से देखो, हैव ए स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, ठीक है। तो जो हाई रिएक्टिव मेटल होते हैं इनकी बहुत चाहत होती है, किसको, मतलब अगर ये ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बना लिए, क्या बॉन्ड बना लिए, तो पूरा एक परिवार एक तरफ, ठीक है, सब लोग एक तरफ, लेकिन ये दोनों एक तरफ, किसी का नहीं सुनेंगे। समझ में आया। सो कैन नॉट रिड्यूस बाय कार्बन, तो इनको कार्बन से, अब करीना भी आ जाएगी ना, तो ये लॉयल हैं, क्या है, लॉयल है। लेकिन कभी कभी लॉयल्टी भी खत्म हो जाए, तो करीना के चक्कर में तो दोनों बिल्कुल नहीं बर्बाद होंगे, ना सोडियम ना ऑक्सीजन। और यहाँ पे ऑक्सीजन भी क्या हो जाएगा, लॉयल, धोखेबाज नहीं होगा। समझ में आया। तो आगे देखते हैं। तो हेंस इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन इज एम्प्लॉय करते हैं, तो क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन करते हैं। अब ये इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या है, थोड़ा सा हमें अंदर तक समझना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा अंदर तक समझना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं अभी थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन करता हूँ, एक काम है, ठीक है, ओके। हमने इतना पढ़ लिया, अब आगे देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे इसमें। जो मेटल लेइंग होता है उसका कितने कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके जो और होते हैं किसके फॉर्म में, ऑक्साइड प्लस हैलाइड, ये बात हो गया, ठीक है, इतना हो गया। और ये किसके लिए है, हाई रिएक्टिव में। दूसरा, जैसे हमने पढ़ा था, जो लो रिएक्टिव मेटल के और होते हैं, मिडिल रिएक्टिव मेटल के और होते हैं, उनके प्रोसेस का क्या नाम था, लो रिएक्टिव रोस्टिंग, मिडिल रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। इनका जो होता है, इनमें हाई रिएक्टिव मेटल इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन, ये इस प्रोसेस से होते हैं, ठीक है। समझ में आया। ऐसा क्यों होता है, मैं बताया था। जैसे सोडियम का अगर ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बन गया तो करीना भी इनको क्या जुदा नहीं कर पाएगी, और करीना क्या कोई नहीं जुदा कर पाएगा। इनको जुदा करने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ता है, इलेक्ट्रिक करंट का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। झटका देते हैं, झटका देने से तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये हमें याद करना पड़ेगा। और तीसरा ये याद रखना पड़ेगा, जिस मेटल को हम प्यूरिफाई करना, एक्सट्रैक्ट करना जानते हैं, रिफाइन करना चाहते हैं, वो उस मेटल का जो और होना चाहिए मोल्टन स्टेट में होना चाहिए। मोल्टन स्टेट में मतलब पिघला हुआ, क्या होना चाहिए, पिघला हुआ। याद रखना, कभी भी वो एक को सोल्यूशन में नहीं होना चाहिए। देखो ये सोडियम क्लोराइड है तो पिघला हुआ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सोडियम को पानी में मिला दी हो तो वो हो गया, उसको ऐसा नहीं होगा। वो खुद क्या होना चाहिए, मोल्टन स्टेट में होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं, किस स्टेट में होना चाहिए, मोल्टन स्टेट में होना चाहिए, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इतना बात याद रखना, ठीक है। अब देखो कैसे, यहाँ पे देखो ये जो एक्वस लिखा है भाई, ये गलत होता है, इसको ऐसे काट लो। ये मोल्टन स्टेट में मतलब जैसे अगर पोटेशियम क्लोराइड ले लियो तो वो भी मोल्टन स्टेट में होगा, कैल्शियम क्लोराइड वो भी। यहाँ पर केवल एक क्लोराइड का होता है, सोडियम का आप किसी का भी करा सकते हो। अब ये सब जो लिखा है आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता क्या है, इसको हम बताते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो ये पूरा लिख लेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक। देखो हमारे पास क्या होता है, बीकर होगा, ऐसे होगा बीकर, ध्यान सुनना, इसी में पूरा हम कॉन्सेप्ट बता देंगे, ठीक है।
ठीक है, देखो ध्यान से, इस बीकर में क्या 2 इलेक्ट्रोड लगाते हैं, एक यहाँ एक यहाँ, ठीक। यहाँ से देखो, और जो ये है यहाँ से थोड़ा सा हटा देते हैं, ठीक, ऐसे। अब देखो, जिस मेटल के ओर को हमें एक्सट्रैक्ट करना, रिफाइनिंग करना, उस मेटल के ओर को हम मोल्टेन फॉर्म में क्या करते हैं, रख देते हैं। क्या करते हैं, रख देते हैं। समझ में आया कि नहीं? अब देखो, जैसे मान लो हमें NaCl का करना है, किसका करना है, NaCl का, तो पूरा NaCl इसमें मोल्टेन स्टेट में रहेगा, इसमें, ठीक है, पूरा मोल्टेन स्टेट में, मतलब किसमें, पिघला हुआ फॉर्म में। इसमें क्या है, सोडियम क्लोराइड है। क्या है, सोडियम क्लोराइड। एक्वस में क्यों नहीं रहता, उसके पीछे भी मैं रीजन बताऊंगा, ध्यान समझो। अब मान लो ये जो हमारा है, ये दोनों, इस दोनों को हम क्या, किससे जोड़ दिए, बैटरी से। किससे कनेक्ट कर दिए, बैटरी से। तो ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव, जो पॉजिटिव से जुड़ा रहता है उसको क्या बोलते हैं, एनोड। क्या बोलते हैं, ये हमारा एनोड हो गया। और जो निगेटिव से जुड़ा रहता है उसे क्या बोलते हैं, कैथोड। क्या बोलते हैं, कैथोड। और जो एनोड कैथोड होता है ना, ये इनर्ट होते हैं। क्या होते हैं, इनर्ट होते हैं। इनर्ट मतलब ये जिस मेटल से बनेगा वो मेटल इनके कंपाउंड से रिएक्शन नहीं करेगा, जो इस सॉल्यूशन में प्रेजेंट होगा। क्या होगा, अब यहाँ से देखो, जो ये एनोड है ये पॉजिटिव चार्ज है। एनोड क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ सब क्या है, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर निगेटिव, निगेटिव, मतलब यहाँ पर निगेटिव का भंडारा चल रहा है, मतलब निगेटिव पड़े हुए हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब इसमें जो सोडियम क्लोराइड रहता है किस स्टेट में रहता है, मोल्टेन स्टेट में। किस स्टेट में, मोल्टेन स्टेट में। तो यहाँ पे Na है और क्लोरीन माइनस में रहता है, सोडियम कहाँ रहता है, प्लस पे। तो ये जो सोडियम प्लस वाला है ये किधर जाएगा, माइनस वाले पर जाएगा। किधर जाएगा, इस माइनस वाले पर जाएगा। और जो ये हमारा क्लोरीन है, निगेटिव है, किधर जाएगा, प्लस वाले पर जाएगा। किधर जाएगा, प्लस वाले पर। ध्यान से देखो, यहाँ सब क्या है, प्लस प्लस है, ठीक है। और यहाँ सब क्या है, माइनस 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 माइनस। तो जो हमारा सोडियम है ये प्लस है, ये माइनस में जाएगा, और क्लोरीन जो निगेटिव है प्लस में जाएगा। तो जो ये एनोड है, इस एनोड के ऊपर, इस एनोड के ऊपर यहाँ पर क्या डिपॉजिट हो जाएगा, यहाँ पर क्या डिपॉजिट हो जाएगा, ऐसे से इसके ऊपर केवल क्या डिपॉजिट हो जाएगा, सोडियम यहाँ पर, ठीक है। और जो हमें चाहिए, हमें सोडियम चाहिए था, लेकिन अब पूरा रिएक्शन का हमें क्लोरीन नहीं चाहिए था, चाहिए था क्या, सोडियम। लेकिन अब जब पढ़ रहे हैं ऐसा कुछ होगा तो ये भी पूछा जा सकता है क्लोरीन, लेकिन अगर क्लोरीन डिपॉजिट होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि इलेक्ट्रोलिटिक में मान लो सोडियम का इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से रिफाइन कर रहे हो तो हमें क्या प्राप्त होता है, मेन हमें सोडियम क्लोराइड से नहीं मतलब, हमें सोडियम से मतलब, तो आपको सोडियम बताना, क्लोरीन से मतलब नहीं होता है, ठीक है। अब कुछ बातें और ध्यान से देखें। अब हाँ देखो, हाइड्रोजन वाटर क्यों नहीं लेते हैं, मोल्टेन वाटर एक्वस में क्यों नहीं लेते हैं, क्योंकि अगर वाटर ले रहे हो तो वाटर H+ होता है और हाइड्रोक्साइड माइनस होता है। तो ये जो H+ है इस पे जाके क्या होगा, एनोड पर ऐसे से डिपॉजिट हो जाएगा। और जब एनोड पे ये भी डिपॉजिट हो जाएगा और सोडियम भी डिपॉजिट हो जाएगा, इसका मतलब अगर तुम यहाँ से फिर इसको निकालोगे तो तुम्हें हाइड्रोजन प्लस सोडियम दोनों मिलेगा, तो तुम कहाँ रिफाइनिंग कर पाए। इसीलिए वाटर को नहीं लेते हैं, ये याद रखना, इसीलिए वाटर को नहीं लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब आगे क्वेश्चन क्या पूछता है, ध्यान से सुनो। अब देखो, सोडियम जो है ये कहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉन की तरफ। कहाँ जाता है, इलेक्ट्रॉन की तरफ। इसका मतलब ऐसे सोडियम रहता है प्लस, और ये जाता है इलेक्ट्रॉन की तरफ। तो एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन से मिलेगा तो क्या हो जाएगा, सोडियम हो जाएगा। अब देखो, यहाँ पे प्लस चार्ज था और यहाँ पे जीरो चार्ज हो गया। जब प्लस से जीरो जाता है तो क्या हो जाता है, जब प्लस से जीरो जाता है क्या हो जाता है, रिडक्शन। क्या हो जाता है, रिडक्शन। अब क्लोरीन था, क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है, क्या ना, अब क्लोरीन किधर जाता है, प्लस की तरफ। तो यहाँ प्लस से टकराएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्लोरीन इसमें हो जाएगा। अब इधर इसके पास माइनस था, इधर जीरो, जब माइनस से जीरो की तरफ जाते हैं तो क्या होता है, ऑक्सीडेशन। ये सब मैं बता चुका हूँ, ऑक्सीडेशन। अब बताओ, ये रिडक्शन हुआ किसका, सोडियम का। और सोडियम का जो रिडक्शन हुआ, सोडियम का रिडक्शन हुआ तो इसका मतलब ये क्या था, कैथोड। ये कैथोड पर, इसका मतलब कैथोड का क्या हो जाता है, रिडक्शन। कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्लोरीन का कहाँ हुआ, यहाँ पर। क्लोरीन का ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, इस क्लोरीन का ऑक्सीडेशन होता है एनोड पर। इसका मतलब एनोड पर क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और इस तरह से हम मेटल को रिफाइनिंग कर ले। दो, कैथोड पर रिडक्शन होता है मेटल सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन लेने पर, और मेटल ऑब्टेनेड कैथोड। यही पूछता है मेटल हमें कहाँ मिलता है, कैथोड पर मिलता है। एनोड ऑक्सीडेशन ऑफ नॉन मेटल क्लोरीन, ऐसे से करके क्लोरीन गैस बन जाता है। देखो यहाँ पे क्लोरीन के ऑब्टेन के बारे में नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि हमें क्लोरीन से नहीं मतलब था। लेकिन हाँ, बाई प्रोडक्ट ऐसा हो जाता है, मेटल ऑब्टेनेड कैथोड। ये आपको बातें याद रखना है, ठीक है।
ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं फटाक से एनसीईआरटी देख लेते हैं। मैं बताया था 5 लेक्चर पढ़ लिए, समझो केमिस्ट्री कंप्लीट, लेकिन अब थोड़ा सा एनसीईआरटी देख लो, फिर धीरे धीरे दक्षिणा का भी देख लेंगे। भले लेट हो गया, लेकिन हाँ आपको चीज़ें सीखने को मिलेंगी, ठीक है। और ये चीज़ें जब टाइम रहता तो और अच्छे से पढ़ाया जाता। तो आप लोग 50% 60% कवर किए होगे, जो छूटता है वो मैं कवर करा दे रहा हूँ, ठीक है। ओके चलो अब एनसीईआरटी देख लेते हैं, ठीक है। आओ मेरे देश के नौजवानों, आओ आओ। अब एक बार मेटल और नॉन मेटल को पटक लेते हैं, मतलब कितने सेकंड में कंप्लीट करें, हाँ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कंप्लीट करते हैं। सुनो, मेटल नॉन मेटल चैप्टर कंप्लीट हो गया। नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। ऐसे कैसे, पैसा दियो ऐसे पढ़ने के लिए दियो क्यों? अच्छा हाँ, सब लोग जरा डाउट सेक्शन में लिखना कि कितने लोग ये सोचते हो, रियलिटी में बता रहा हूँ, जैसे है दोनों कि 11th का क्रैश कोर्स चलाया जाए। प्लीज़ एक बार ज़रूर लिखना, मतलब ये मैं थोड़ा प्लीज़ इसलिए बोल दिया कि हाँ तुम लोगों से उम्मीद है बताओगे, तभी कोशिश किया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अम्बेडकर नगर और फैजाबाद वाले ज़रूर अपना व्यू बताएंगे, ठीक है, क्योंकि बाकी और सब जगह का पता है। चलो स्टार्ट करते हैं हम सब। फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं, मेटल सॉलिड में होता है तो यहीं वो सब लिखा है, लेक्चर सारा आप सब पढ़ लेंगे पूरा, ठीक है। यहाँ तक अभी कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, बर्नर है, फ्री ऑफ वायर, पिन है, ठीक है, मेटल है पता। अच्छा ये बता रहा है कि मेटल हीट कंडक्ट करता है, ठीक है। मेटल क्या करता है, हीट कंडक्ट करता है, तो बस उसी की बातें कर रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। डज डू मेटल आल्सो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो ये हीट कंडक्ट करता है, तो कह रहा है क्या हीट कंडक्ट करने के साथ इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करता है? हाँ कंडक्ट करता है। और आप यहाँ से पढ़ो दी एबव एक्टिविटी, ये लाइन याद होना चाहिए यहाँ पे। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट आर सिल्वर, क्या है, सिल्वर एंड कॉपर, ठीक है। लेड एंड मरकरी आर कंपेरेटिव पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लेड और मरकरी कम होते हैं लेकिन बेस्ट कंडक्टर सिल्वर और कॉपर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कोई हीट के लिए, ये इलेक्ट्रिसिटी के लिए दिया है, अगर यहाँ पे मेटल नहीं रहेगा कुछ और रहेगा तो नहीं होगा। और नॉन मेटल का सब वही बताया, लेक्चरस होते हैं, हीट कंडक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। यहाँ पे सब आपको भरना है, हम पढ़ा दिए पहले ही, ठीक है। छोटा पैक बड़ा धमाका, वो नोट्स उतना था। अब केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टी था, किससे किससे रिएक्ट करेगा? मेटल रिएक्ट विथ एयर, जब मेटल रिएक्ट करेगा एयर में तो ऑक्सीजन होगा, क्या होगा, ऑक्सीजन होगा। मेटल या तो हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा ऐसे, तो क्या बनेगा, मेटल का ऑक्साइड, ये मेटल हाइड्राइड, ये सब आप कर सकते हैं, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। कॉपर ऑक्सीजन के साथ। अच्छा ये बताओ, ये कॉपर किस कलर का होता है? ब्लैक कलर का होता है। अगर कॉपर जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है ब्लैक कलर होता है, इसका रिवर्स प्रोसेस क्या है, फिर कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन से रिएक्ट कराओगे, यह हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, क्या बन जाएगा, कॉपर प्लस वाटर, फिर कॉपर हमें ब्राउन कलर का बैग मिल जाएगा। तो ये इसका ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ये इसका रिडक्शन प्रोसेस है, और ये रिवर्स प्रोसेस है, ये हमें वापस कॉपर मिल जाता है। देखो ये एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या है, ये बेस और एसिडिक दोनों की तरह बिहेव करता है, क्योंकि ये एम्फोटेरिक मेटल का ऑक्साइड है, ठीक है। देखो यहाँ पे एग्जांपल ये सब बता चुका हूँ। देखो ये एसिड है और एम्फोटेरिक मेटल है। एम्फोटेरिक मेटल जब इस एसिड के सामने आएगा, तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। किसकी तरह बिहेव करेगा, बेस की तरह। और अगर वही बेस के सामने जाएगा, अगर ये एम्फोटेरिक मेटल, ये देखो यहाँ पे बेस है, तो एम्फोटेरिक मेटल किसकी तरह बिहेव करेगा, एसिड की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह, एसिड की तरह, ठीक है। ये सब मैं पहले बता चुका हूँ। देखो हाई रिएक्टिव मेटल के ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करने बेस बनते हैं, यहाँ पे हीट निकलता है। जरा ऐसे हीट बनाओ, ठीक है। सब लोग यहाँ पे प्लस करके ऐसे ट्रायंगल बनाओ इसके बगल, सबके सब तुरंत लिखो एनसीईआरटी लेके बैठा करो ऐसे, ठीक है। यहाँ और अच्छा एक बात बताओ, तुम लोगों से क्वेश्चन पूछें, अगर मान लो यही नॉन मेटल केवल हो, मान लो केवल सोडियम हो, वाटर से रिएक्ट करेगा, क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस और हीट निकलेगा। और जैसे ही इधर ऑक्सीजन लगता है, अगर यहाँ सोडियम का ऑक्साइड आया Na2 तभी हाइड्रोजन गायब। अगर यहाँ ऑक्सीजन नहीं है तो हाइड्रोजन रहेगा, ऑक्सीजन है तो हाइड्रोजन नहीं रहेगा। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन है तो इधर हाइड्रोजन नहीं निकला, तो क्या निकलेगा, हीट। अगर यहाँ पे ऑक्सीजन आ गया, अगर ऑक्सीजन नहीं है ऐसे, और यहाँ पे क्या है, वाटर H2O, तो क्या निकलेगा, बेस यही बनेगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस प्लस हीट, ठीक है। और याद रखना ये कौन सा बेस है, बेबी वाला बेस नहीं है, ठीक है, ठीक। हाँ चलो आगे बढ़ते हैं, सब खत्म हो गया, ठीक है। ये क्या दिखा है, एनोडाइजिंग प्रोसेसिंग ऑक्सीडाइज लेयर, ये वही मेटल व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ वाटर। हाँ मेटल रिएक्ट विथ वाटर क्या करता है, अभी तो बताया। देखो ये नॉन मेटल का बताना, ये देखो मेटल का ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, ये मेटल का ऑक्साइड रिएक्ट विथ वाटर, ये है ना।
अब केवल मेटल रिएक्ट विथ वाटर, तो जब मेटल रिएक्ट विथ वाटर क्या करता है, तो अभी तो बताया जब मेटल रिएक्ट विथ वाटर तो क्या करेगा, देखो ये केवल मेटल है और हाई रिएक्टिव मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो मेटल ऑक्साइड हाइड्रोजन गैस हीट निकलता है। लेकिन अगर लो रिएक्टिव मेटल निकलेगा, यहाँ पर हीट बना लेना सब लोग, यहाँ पर हीट ऐसे, यहाँ पर क्या बनाना, हीट बना लेना, जितने भी लोग ऐसे प्लस लिखो, यहाँ पे भी निकलता है। बस जब कैल्शियम और मैग्नीशियम वाटर से रिएक्ट करता है, बताया था ये वाटर को थोड़ा सा गुनगुना करना पड़ता है, मतलब लिक्विड फॉर्म में होता है लेकिन गुनगुना करना पड़ता है, ठीक है। और मेटल ऑक्साइड जब वाटर, देखो मेटल जब वाटर से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, केवल मेटल होगा, वाटर से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस आएगा। जब मेटल ऑक्साइड होगा वाटर से रिएक्ट करेगा मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा। और यहाँ पर हीट निकलता है, यहाँ पर भी हीट निकलता है। लेकिन ये किस मेटल की बात किया है, यहाँ दोनों पर ये मेटल हाई रिएक्टिव मेटल होगा और यहाँ पर जो मेटल का ऑक्साइड है ये भी हाई रिएक्टिव मेटल का ऑक्साइड होगा। अब नीचे पढ़ेंगे मॉडरेट रिएक्टिव मेटल। मैं बताया था जब मॉडरेट रिएक्टिव मेटल वाटर के साथ रिएक्ट है तो पहला कंडीशन एक तो वाटर नॉर्मल वाटर से नहीं रिएक्ट का, उस वाटर को 100 डिग्री सेल्सियस पे हमें हीट करना पड़ेगा। और जब हीट करते हैं तो रिएक्ट करने के बाद जैसे यहाँ पर बेस बना रहा था, मतलब हाइड्रोक्साइड ऐसा कुछ नहीं था लेकिन बेस की तरह बनता है मेटल ऑक्साइड बेस की तरह, और हाइड्रोजन गैस निकलेगा लेकिन हीट भी नहीं निकलता। तो एक तो यहाँ पे हीट नहीं निकलता, एक बेस नहीं बनता हाइड्रोक्साइड वाला लेकिन बेस की तरह बनता, ये भी नहीं बनता, और दूसरा नॉर्मल वाटर से नहीं लिक्विड करता, गैस से रिएक्ट करता। 3 बातें याद रखना मॉडरेट रिएक्टिव मेटल के लिए। और लो रिएक्टिव मेटल का ऐसा कुछ नहीं था। व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, जब मेटल एसिड से रिएक्ट करता है, देखो कितनी बार बताएं इसको, हमको लगता है लाखों करोड़ों बार बता चुका हूँ, ठीक है। और तुम लोग उसको करोड़ों बार नहीं कौड़ी बार सुन लेते हो कि कौड़ी के बराबर। तो जिंक सल्फेट बनेगा और क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक है। क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगा, ठीक। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ला भाई पूरा ठीक है, अच्छे से देख लेंगे। व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विथ एसिड, यहाँ से तो जब मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है, अगर एक एसिड आ गया नौटंकी एसिड, इसी में कॉन्सेप्ट है। सारे मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट, सिंपल सा रख दो, कैसे, यहाँ पे H2SO4 रख दोगे तो बस जिंक इसको हटा देगा। सोडियम का HCl में रख दोगे तो क्या बनेगा, ये सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस। लेकिन जैसे ही आपके सामने नाइट्रिक एसिड आएगा, मान लो सोडियम रिएक्ट कर रहा है HNO3 के साथ, जैसे ही नाइट्रिक एसिड आएगा तो बताओ प्रोडक्ट क्या बन जाएगा। जैसे ही नाइट्रिक एसिड आएगा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, अगर ये मान लो नहीं लिखा है कुछ, अगर उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है तो डाइल्यूट समझेंगे। क्या समझेंगे, डाइल्यूट। क्या समझेंगे, डाइल्यूट। तो ये बन जाएगा Na, क्या बन जाएगा, NaNO3, ये तो निकलेगा, प्लस यहाँ से वाटर निकलेगा और प्लस और क्या निकलेगा, अगर डाइल्यूट है तो NO निकलेगा। क्या निकलेगा, NO। समझ में आया, क्या निकलेगा, प्लस NO। अगर मान लो ये कंसनट्रेटर होता क्या निकलता, NO2। क्या निकलता, NO2। लेकिन अगर HNO3 के साथ मैग्नीज और मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहे हैं, कौन सा रिएक्ट कर रहे हैं, मैग्नीज और मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहे हैं, तो क्या बनेगा, MgNO3 का होल ट्वाइस, और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगा। बाकी किसी भी मेटल की औकात नहीं है मैग्नीज मैग्नीशियम को छोड़कर कि नाइट्रिक एसिड से वो उल्टा नौटंकी करने लगे। नाइट्रिक एसिड नौटंकी मतलब हाइड्रोजन गैस नहीं प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखो यहीं पर ये लिखा है, ये NCERT की ये जो लिखा है ना, ये बोलेगा कि इसके साथ एक बार रिएक्शन कराओ, इसके साथ, लेकिन जब कहेगा नाइट्रिक एसिड कराओ तो ये यहाँ पे जब पढ़ोगे तो आ जाएगा। तो मैं पढ़ाया भी था, ठीक है। आगे देखो, एक्वा रिएजिया क्या होता है, आपको पता है कि जो गोल्ड होता है, सोना, कौन सी सोना, ठीक है, ये मेरी सोना है, मतलब कहने मतलब ये सन से बनता है, सॉरी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आगे देखो, एक्वा रेजिया क्या होता है, नाइट्रिक एसिड और HCl का कॉम्बिनेशन होता है। HCl 3 रेशियो में रहता है, नाइट्रिक एसिड 1 रेशियो में रहता है। क्या रहता है, 1। मतलब अगर ये 300 ml ले रहे हो तो नाइट्रिक एसिड कितना होगा, 100 ml। मतलब ये अगर 1 है तो ये 3 होगा, इतना समझना। और उसको जब एक्वा रेजिया बनाते हैं तो ये हाईली कोरिजिव और फ्यूमिंग लिक्विड, इट इज वन ऑफ द फ्यू रिएजेंट एबल डिजॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। देखो गोल्ड और प्लेटिनम किसी से रिएक्ट नहीं करता, कोई भी एसिड कोई भी कंपाउंड ले, लेकिन जब एक्वा रेजिया बनता है तो उसमें ये क्या होते हैं, डिजॉल्व हो जाते हैं। क्या होते हैं, डिजॉल्व होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, मैं तो बहुत स्पीड पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं, पढ़ लियो। हाउ मेटल रिएक्ट विथ सोल्यूशन अदर मेटल सॉल्ट, कोई मेटल अदर मेटल सॉल्ट से कैसे रिएक्ट करता है। जैसे मान लो यहाँ पे आयरन है और यहाँ पे कॉपर सल्फेट, बताओ कॉपर सल्फेट किस तरह का होता है, ब्लू कलर का, मैं बताया था ब्लू कलर का। तो यहाँ से ये क्या करेगा, आयरन इसको डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि ये बोलेगा तेरी वाली मेरी हो, तेरी वाली मेरी क्यों बोलेगा, भाई ये BMW लेके चलता है, ये टाटा
नैनो, ठीक है। तो यहाँ से कॉपर डिस्प्लेस होगा सॉलिड स्टेट में, ये किस में होगा, एक्वस में होगा। यहाँ पे ये एक्वस में होगा, ये किस में होगा, सॉलिड में। आयरन नाम है कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का, ये किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का। किस कलर का होता है, ग्रीन। ये आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, ऐसा नहीं कि अभी अभी बता रहा हूँ, ठीक है। मैं जो बेसिक केमिस्ट्री पढ़ाया अभी मैं कह रहा हूँ फिर से ध्यान से रिपीट कर लो, जो मैं वहाँ पढ़ाया था वही यहाँ सब, इसीलिए इतना फास्ट कंप्लीट हो जा रहा है, ठीक है। अभी तो मैं स्लो हूँ, 25 मिनट में कंप्लीट किया था चारों चैप्टर का रिएक्शन जब क्रैश कोर्स पढ़ाया था, ठीक है, और खतरनाक लेवल से। तो ये जो मैं रिएक्शन बता दी हूँ कॉपर सल्फेट, ये यहाँ पे लिखा यही सेम पहले चैप्टर में रिएक्शन दिया था, ठीक है। पहले चैप्टर डिसिप्लिन, ये आपका रिएक्टिविटी सीरीज हो गया, ठीक। तो ये सब क्वेश्चन कर लेना। ये आपको से देखो, सोडियम को केरोसिन ऑयल में क्यों लगा है, क्योंकि सोडियम जो है ना जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो क्या बना लेता है, सोडियम ऑक्साइड। तो सोडियम ऑक्साइड जब बना लेगा तो सोडियम सोडियम रहेगा नहीं, इसीलिए कि इसको केरोसिन ऑयल में रख जाए, क्योंकि वो वहाँ रिएक्ट उससे नहीं करता। ये सब क्वेश्चन है, पढ़ना, समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाउ मेटल रिएक्ट विथ नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल के साथ कैसे रिएक्ट करता है। मेटल ले लो कोई, सोडियम ले लो, और नॉन मेटल क्या ले लो, फ्लोरीन ले लो। तो फ्लोरीन से रिएक्ट करेगा, सोडियम क्या बनेगा, फ्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, सोडियम फ्लोराइड। क्या बनेगा, सोडियम फ्लोराइड। मान लो सोडियम का रिएक्शन करा दो क्लोरीन के साथ, किसके साथ, क्लोरीन के साथ, तो फिर क्या बनेगा, ये बनेगा सोडियम क्लोराइड। तो मेटल नॉन मेटल इस तरह से रिएक्शन करते हैं। सोडियम का रिएक्शन कराओगे हाइड्रोजन के साथ तो H2 लिखोगे, क्या बनेगा, सोडियम हाइड्राइड। तो ये हम पढ़ चुके हैं, जाके ध्यान से देखना जितना मैं पढ़ाया हूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं, ठीक। ये सब बैलेंसी, ये सब कोई काम करेंगे। यहाँ पर एक आयनिक कंपाउंड आता है, देखो 2 तरह के हमें पढ़ना है बॉन्ड, ठीक है। आयनिक बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड, मैं बता दे रहा हूँ। आयनिक बॉन्ड क्या होता है, बस एक वर्ड याद रखना, आयनिक बॉन्ड क्या होता है और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है। अभी तक जो 3 चैप्टर तक पढ़ते हैं, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर, जितने भी कंपाउंड मैक्सिमम होते हैं वो आयनिक बॉन्ड से बने होते हैं। और जो चौथा चैप्टर हम पढ़ेंगे करीना वाला और भिगमंगा वाला, हाइड्रोजन वाला, वहाँ जितने भी बॉन्ड हो, जैसे CH4 है तो कार्बन, ऐसे हाइड्रोजन के में कौन सा बॉन्ड होता है, कोवेलेंट बॉन्ड। अब ध्यान सुनो, आयनिक बॉन्ड कंप्लीट शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। आयनिक बॉन्ड कंप्लीट शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, ये वर्ड याद रखना, शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, मतलब पूरा इलेक्ट्रॉन को शेयर कर दिया जाता है। जैसे ध्यान से देखो, जैसे मान लो मुझे किसी 100 रुपया चाहिए तो मुझे कंप्लीट 100 रुपया दे दिया, लेकिन पार्टनरशिप में नहीं। मान लो 2 लोग कोई बिजनेस ला रहे हैं, कुछ पैसा वो इन्वेस्ट किए, कुछ पैसा वो इन्वेस्ट किए, तो किसी का कंप्लीट नहीं है ना। और कोवेलेंट में क्या होता है, पार्शियल शेयरिंग ऑफ, मतलब थोड़ा सा ये शेयर करते हैं, थोड़ा सा वो शेयर करते हैं, पार्शियल। इसमें बस वर्ड यूज रखना, कंप्लीट शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्शियल शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, कंप्लीट शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्शियल शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक। इतना हो गया, ओके। समझ में आया कि नहीं, हाँ हाँ, तुम हाँ, चलो ठीक है, आगे देखते हो, जैसे ध्यान से देख लो। अब आपको ये पता होना चाहिए, जो 9th में पढ़ते थे कि क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में रहता था, तो 1 इलेक्ट्रॉन वो ले लेता था, तो क्या होता था, 8 इलेक्ट्रॉन, तो स्टेबल हो जाता था। आप कभी सोचे थे 1 इलेक्ट्रॉन किससे लेता था, वो क्लोरीन जिससे रिएक्ट करेगा उसी से लेता है। आप पढ़ेंगे कि सोडियम के सेल में लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन बचता था, तो इसको निकाल देते तो इसकी वजह से, अब ये निकाल देते तो किसको देते थे, आओ आज यही मैं उसको बता देता हूँ, ध्यान से देखो। सोडियम के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा होता है, और क्लोरीन के लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है। कितना होता है, 7। और ये इसे 1 चाहिए, तो यही 1 इलेक्ट्रॉन जो सोडियम अपना इसको दे देता तो इसके पास 8 हो जाता है, तो क्लोरीन इससे 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और ये दे दिया। और ये देता है इलेक्ट्रॉन तो पूरा कंप्लीट दे देता है, क्या देता है, कंप्लीट। और जब कंप्लीट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो उससे क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक। इतना याद रखना। अब पार्शियल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे होता है, देखो कार्बन के पास यहाँ सुनो, जैसे कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट शेल में, और हाइड्रोजन के पास कितना होता है, 1। इसका मतलब हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए और कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसीलिए कार्बन के लास्ट सेल में से 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान से, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन है। अब कार्बन 4 हाइड्रोजन से क्यों बाइंड करता है, ध्यान से देखो, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, 1 हाइड्रोजन ऊपर, 1 हाइड्रोजन मान लो यहाँ पर बना दिया, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर, तो ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, रेड से मैं बना दे रहा हूँ, ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, ये भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान से देखो, ये कार्बन को टोटल किसी को स्टेबल होने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस कार्बन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, तो ये इससे 1 इलेक्ट्रॉन ऐसे ले लेगा, 5 हो गया, इससे भी ले लेगा 6, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। इससे ऐसे ऐसे करके वो सबसे इलेक्ट्रॉन ले लेगा, फिर ऐसे इससे ले, तो इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन हो गया, देखो 4 रेड वाला हो गया और ये
ये 4 हो गया। अब हाइड्रोजन कहेगा तुम हमसे इलेक्ट्रॉन लियो, तो हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए मिनिमम कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 हाइड्रोजन हीलियम के से। तो ये इसको अगर इसके साथ इलेक्ट्रॉन, ये इसके साथ अलग इलेक्ट्रॉन शेयर किया कार्बन के साथ, तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेगा, तो ये ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल, ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये इससे 2 इलेक्ट्रॉन, ये इससे 2। तो इसको बोलते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखो ये इससे, यहाँ से देखो हाइड्रोजन इससे कार्बन से शेयर किया, कार्बन इससे शेयर किया, लेकिन यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर था। तो जब कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है तो वहां बनता है आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। ठीक, चलो अब ये पढ़ना है। अब यहाँ से पढ़ लेना थोड़ा सा, ये नीचे लिखा हुआ है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक बॉन्ड। ध्यान से देखो यहाँ पर नीचे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, इसमें से पढ़ लोगे। ठीक है, ऑकरेंस ऑफ मेटल, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब ध्यान से देखो, ये मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ। इसको इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, हाई इलेक्ट्रोलाइसिस, रिडक्शन यूजिंग कार्बन करते हैं, बताया था। इसमें कोई कार्बन, इसको डायरेक्ट हीट कर देते हैं, और कौन क्या किसका यूज करते हैं यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, ये पढ़ोगे तो समझ आएगा। कैल्सिनेशन में कार्बोनेट था, रोस्टिंग था, जिंक सल्फाइड इसमें बनता है, फिर ऑक्सीजन से कराते हैं। यहाँ पे कम ऑक्सीजन, मेटल ऑक्साइड में कार्बन से रिडक्शन करेंगे, प्यूरिफाई हो जाएगा। और ये कैल्शियम रोस्टिंग होता है, और इसमें केवल रोस्टिंग होता है, समझ में आया। और ये इसका पूरा, और यहाँ पे पूरा देखो हाई रिएक्टिव मेटल सल्फाइड था, और सल्फर में ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन देते हैं, फिर हीट करते हैं। क्या करते हैं? हीट करते हैं। और जब उसको हीट करते हैं तो ये ऑक्सीजन बनता है, ये बनता है। ठीक है, और फिर इसको अब डायरेक्ट हीट कर देंगे तो निकल जाएगा, क्योंकि जो लो रिएक्टिव, ये लो रिएक्टिव मेटल का है, और लो रिएक्टिव मेटल का ऑक्सीजन के साथ बहुत कम बॉन्ड होता है। ठीक है, क्या होता है? बहुत कम बॉन्ड होता है। ठीक, चलो ये हो गया। कॉपर ऑक्साइड, ये भी मैं बताया था, ऐसे सेम इसका भी। ठीक है, अब आगे आओ मिडिल वाले का देख लो। मिडिल वाले में जिंक सल्फाइड ऑक्सीजन, तो जिंक ऑक्साइड बना। अभी जिंक ऑक्साइड को हीट करोगे डायरेक्ट नहीं होगा, तो ठीक है, किसकी जरूरत पड़ेगी? कार्बन की, करीना की। तो करीना ये काम कर देता है। ठीक है, मतलब एक बार जिंक सल्फाइड का जिंक ऑक्साइड बना लिया, और जिंक कार्बोनेट को कर दिया जिंक ऑक्साइड। तो जिंक ऑक्साइड को किससे रिएक्ट करा दिया? जिंक ऑक्साइड को कार्बन रिड्यूस कर देता है, लेके भाग जाता है ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन यहाँ से धोखा दे देती है जिंक को, इसीलिए उसका नाम है धोखाबाज। उसी पे गाना भी बना है, तेरा नाम धोखा रख दूं। अब सुनो ध्यान से यहाँ पर। ठीक है, क्या है यहाँ पर? देखो, बिसाइड यूजिंग कार्बन को रिड्यूस मेटल ऑक्साइड में इतना लिखा, सम टाइम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन आल्सो यूज दे माइटरी रिएक्टिव। जैसे मान लो जैसे मैंगनीज का ऑक्साइड मिल रहा है, ठीक, अब इसको अगर हटाना है, मतलब हमें मैग्नीशियम चाहिए, तो तुम क्या करो? मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ एल्युमिनियम का रिएक्ट कर दो, क्योंकि एल्युमिनियम इससे ज्यादा औकात रखता है, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। और यही दोनों थर्मिट प्रोसेस हैं। और इसी थर्मिट प्रोसेस में देखो मेटल किस स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। ये भी मेटल किस स्टेट में? लिक्विड स्टेट में। और याद कैसे रखेंगे? बस ऐसे याद रखेंगे, ध्यान से सुनो, बहुत आसान है। ठीक है, बस आपको बनाना है मैंगनीज ऑक्साइड। अब पता लगेगा भैया मैंगनीज की बैलेंसी कितनी होती है? 2, ऑक्सीजन का भी 2 होता है। मैं बताया था मैंगनीज की बैलेंसी 2 से लेकर 7 तक हो सकता है। यहाँ पर मैंगनीज की बैलेंसी कितनी ली गई है? 5, ऑक्सीजन की बैलेंसी 2, तो ये 2 से 2 काटोगे, यहाँ पे 2 बचेगा, और ये 2 यहाँ पे लगेगा, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। फिर यहाँ पे लिखना आयरन ऑक्साइड। कौन सा? और मैं बताया था आयरन का ऑक्साइड 3 में एग्जिस्ट करता है। फिर दोनों का रिएक्शन कराना है एल्युमिनियम के साथ। किसके साथ? अब जब रिएक्शन कराओगे तो एल्युमिनियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, Al2O3 बनेगा। यहाँ पे क्या बनेगा? Al2O3। सेम प्रोडक्ट सेम चीज से रिएक्ट करता है, बस आपको यही केवल याद रखना है। ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा कि ये इसको डिस्प्लेस कर देगा, एल्युमिनियम इसको डिस्प्लेस कर देगा, और यहाँ पे मैंगनीज निकलेगा, यहाँ पे आयरन निकलेगा, और ये लिक्विड स्टेट में होगा, ये भी लिक्विड स्टेट में होगा। और जैसे कहीं पटरी वटरी टूट जाती है तो इसी का यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ आयरन लिक्विड फॉर्म में होता है। तो मान लो 2 पटरी ऐसे टूट गई, ऐसे मतलब पटरी है, ऐसे ऐसे पटरी है, ये भी पटरी 20 से ऐसे मान लो ये टूट गया इतना। ठीक है, तो यहाँ पर आयरन लिक्विड फॉर्म में भर दिया जाता है, लिक्विड के फॉर्म में। जब वो ठंडा होता है तो सॉलिड हो जाता है। ठीक है, आगे देखें एक्सट्रैक्शन मेटल टूवर्ड्स द टॉप एक्टिविटी। तो ये सब पूरा बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी ये पूरा बता चुका हूँ। ठीक है, रिफाइनिंग, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग, ठीक, तो पूरा पढ़ लेना आ जाएगा। कोरिजन पहले चैप्टर में पूरा बता चुका था कैसे क्या कोरिजन होता है, और इसमें थोड़ा सा अभी पीछे प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन ये पूरा पढ़ेंगे कैसे कैसे होता है। कैसे होता है? पेंटिंग कर दो, ऑयलिंग कर दो, ग्रीसिंग कर दो, गैल्वेनाइजेशन। ये वर्ड याद करो, गैल्वेनाइजेशन क्या होता है? आयरन मेटल के ऊपर जैसे मान लो ये आयरन का मेटल है, या मेटल के ऊपर ऐसे जिंक का क्या ऐसे पतला सा परत चढ़ा दिया जाता है। जिंक का क्या चढ़ा जाता था? आयरन के ऊपर से पतला सा परत चढ़ा दिया जाता है, तो उसी को बोलते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन किसकी लेयर होती है? पूछता है। जिंक की लेयर होती है। किसकी लेयर होती है? जिंक की, गैल्वेनाइजेशन में। ठीक है, और ये देखो दिल्ली में एक पिलर है, बहुत पुराना पिलर है, लगभग 6000 kg का, 1600 ईयर एगो। ठीक है, अभी भी इसमें मूर्छा नहीं लगता है। ठीक है, ये क्या सॉरी, इसमें मतलब ये कोरिजन नहीं होता है। इसके पीछे बताया गया है
मतलब बहुत वंडर आश्चर्य, ठीक है। तो हमारा चैप्टर खत्म हो गया। अब थोड़ा सा हम इसको पढ़ लेते हैं, और आपको मैं एक चीज देता हूँ, उसको याद करके रखिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आओ। देखो ये एलॉय है, और ध्यान से रखना एलॉय एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ये वर्ड याद रखना। एलॉय जी होमोजीनियस मिक्सचर, मैं 10 बार बोलता हूँ, एलॉय जी होमोजीनियस मिक्सचर, एलॉय जी होमोजीनियस मिक्सचर, एलॉय जी होमोजीनियस मिक्सचर, एलॉय जी होमोजीनियस मिक्सचर। 10 बार बोल दिया तो 10 ही बार बोलूंगा, मेरी मर्जी। कुछ कर लोगे क्या? हाँ, कुछ कर लोगे? नहीं नहीं नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। तो जो एलॉय ब्रास होता है उसमें 80% कॉपर होता है। पहले ये याद रखना, ब्रास किससे मिलता है? कॉपर से, जिंक से। कितना योगदान होता है इसका? 80%, इसका 20%। इसका यूज कहाँ है ये पढ़ लेना। ऐसे ब्रोंजी है, कॉपर में 90%, टिन का इतना परसेंट। सोल्डर है, सोल्डर मतलब जानते हो, जो एक ऐसे आता है किसी चीज को जो सोल्डिंग करने के लिए जो गैजेट्स में टूट जाता है। टिन 50%, ये भी 50%। जर्मन सिल्वर 60%, 20%, निकल 20%, कॉपर 60, जिंक 20, ठीक है। इसका गन मेटल ये होता है। बेल इसका इतना होता है, ठीक है। बेल 78, ठीक है। जो भी है एलॉय नीचे, बस ये आपको याद रखना है। देखो ये मैं इसलिए दिया हूँ, ये डाटा पूछता है, ये डाटा जो लिखा है वही मैं बताऊंगा। उससे बेटर है कि आप इसको क्या करें, सीधे याद कर लेंगे। तो ये हमारा चैप्टर खत्म हो गया। थैंक यू सो मच, बाय बाय, अगले क्लास में मिलते हैं, ठीक।